कहानी एक क्रैश्ड कार से शुरू होती है और कोई पूछता है कि क्या उन्हें अपने बॉस को बचाना चाहिए या नहीं। वो सीपीआर कर रहा है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि वो वास्तव में उसे वापस जिंदगी में लाना चाहता है या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उसे 996 शेड्यूल के तहत काम करवाया था। बेसिकली आपको 9 बजे से 9 पीएम तक हफ्ते में 6 दिन काम करना होता है, और इसीलिए उसे मरते हुए देखकर वो सोचता है कि क्या उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ अक्यूमुलेटेड कर्मा है। वो उसे उठाना शुरू करता है, लेकिन सोचता है कि शायद कम से कम अब उसकी मदद करने से उसे कुछ गुड वर्च्यूज मिल सकती हैं। वो उसके स्वीट लिप्स की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक आसमान से एक गोल्डन लाइट उतरती है और महिला के अंदर प्रवेश करती है। प्रोटैगनिस्ट शिकायत करता है कि अगर वो मर गई तो उसे अपने लेबर राइट्स मांगने के लिए कोई नहीं मिलेगा। साथ ही वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके लिप्स इतने सॉफ्ट और स्वीट होंगे। उसी पल वो अपनी आंखें खोलती है। प्रोटैगनिस्ट शर्मा रहा है क्योंकि वो पूछती है कि क्या वो मरने की तलाश में है। एक सिस्टम मैसेज दिखाई देता है जिसमें कहा गया है कि उसने सफलतापूर्वक एम्प्रेस को स्टार्टेड कर दिया है और उसने डिवाइन अपीयरेंस की एबिलिटी और 31 यूजेस वाला एक गोल्डन शील्ड हासिल कर लिया है। प्रोटैगनिस्ट को नहीं पता कि यह सिस्टम वॉइस कहां से आ रही है। तभी एक पैर उसके पास आता है। ऐसा लगा जैसे उसे किक मारी जाएगी, लेकिन इसके बजाय उसे एक क्रूअल तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। वो जिजित्सु का इस्तेमाल करके मामले को सुलझाता है और इस डेंजरस बॉस से भागने लगता है। फिर वो कहती है कि उसे डिवाइन पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि क्या हो रहा है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपना सिर मारा था और वो सिर्फ फेंट हो गई थी, और पूछता है कि वो क्या कर रही है। लिन को ये अजीब लगता है कि वो अपनी ट्रू एनर्जी का उपयोग नहीं कर पा रही है। एक क्रूअल तरीके से क्रश होने पर हमारा लड़का कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, खासकर जब एम्बुलेंस इतनी जल्दी नहीं आएगी। उसे अभी भी काम पर लौटना था, लेकिन अगर वो उसके द्वारा किए गए हर काम के लिए एक्स्ट्रा पे करे तो अच्छा होगा। हालांकि लिन अपने हाथ को घूर रही है, कंफ्यूज्ड है, ये नहीं जानती कि वो कहाँ है या क्यों उसकी सारी एनर्जी गायब हो गई है। कुछ समय बीतता है और हम प्रोटैगनिस्ट के घर पर हैं। वो काम के एक टायरिंग दिन से आ रहा था और आराम चाहता था। जैसे ही वो अंदर आता है, उसे अपना चबी फ्रेंड अपने नेचुरल हैबिटेट में मिलता है और पूछता है कि क्या कोई फूड बचा है। हालांकि दोस्त सिर्फ ये पूछता है कि क्या उसे इविल बॉस ने थका दिया है, लेकिन अचानक उसका दोस्त स्टार्टल्ड हो जाता है और जिस कैन को वो पकड़े हुए था उसे गिरा देता है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। बॉस घर में दाखिल हो चुकी थी और उसने पूछा कि क्या इसी केज को वो अपार्टमेंट कहता है। प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता है कि वो वहां क्या कर रही है, जबकि चबी फ्रेंड कहता है कि उसे एक लड़की को लाने से पहले नोटिस देना चाहिए। हालांकि बॉस कंफ्यूज्ड है और कहती है कि अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो उसे डिवाइन पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। दोस्त भी कंफ्यूज्ड है, तभी अचानक वो लुइस का हाथ पकड़ती है और उसे साथ चलने को कहती है। ये देखकर कि वो फटे हुए क्लोथ्स में ब्लड से ढकी हुई है, दोस्त मान लेता है कि वे कुछ फॉरबिडन फन में एंगेज हो रहे हैं। बाहर हमारा लड़का उससे कहता है कि सबऑर्डिनेट होने के बावजूद वो उसके रेस्ट टाइम को कम नहीं कर सकती। हालांकि लिन कहती है कि उसके कहने के हिसाब से वो उसका डिसाइपल लगता है। वो बताती है कि वो अंडरवर्ल्ड की एक एम्प्रेस है जिसने ह्यूमंस और गॉड्स के रेल्म में असेंड होने के लिए 3000 से अधिक वर्षों तक कल्टिवेट किया है, और इसीलिए वो जानना चाहती है कि वे कहाँ है और वो अपनी इनेट एनर्जी का उपयोग क्यों नहीं कर पा रही है। लुइस कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि क्या वो क्रेजी है। हालांकि वो भी नॉर्मल नहीं है और बताता है कि अर्थ के इमर्जेंस के बाद से उसने कुछ कल्टीवेटर्स के बारे में सुना है, लेकिन वो एक्सट्रीमली रेयर है और जहां तक उसे पता है वे दोनों सिर्फ नॉर्मल लोग हैं। हालांकि वो हाथ बढ़ाती है, ऐसा लगता है कि वो उसका गला घोंटने की कोशिश कर रही है। वो उससे काम डाउन होने की भीख मांगता है। लिन उसके पास आती है और कहती है कि वो जस्टिस अलायंस की ऑरा उत्सर्जित नहीं करता है। हमारा लड़का इस क्रेजी वुमन से फिर से दूर हो जाता है, लेकिन पेड़ों के पीछे 3 सस्पिशियस आदमी चर्चा कर रहे हैं कि क्या वो सही व्यक्ति है। उनमें से एक कहता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ये एक रॉबरी जैसा लगे। हालांकि लिन कहती है कि उसने उनकी बातचीत सुन रहे किसी व्यक्ति को नोटिस किया और डिक्लेयर करती है कि वे डिवाइन पनिशमेंट के हकदार हैं। समाज के 3 प्रोडक्टिव मेंबर सामने आते हैं, कहते हैं कि उन्हें इतनी आसानी से खोजे जाने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही हमारा लड़का उनमें से एक के हाथ में एनर्जी देखता है, वो सोचता है कि कल्टिवेटर्स उसे नीचे क्यों उतारना चाहते हैं। आदमी कहता है कि ये शर्म की बात है, लेकिन यंग मैन ने ऐसी चीजें देखी हैं जो उसे नहीं देखनी चाहिए थीं और उस पर हमला करता है, उसे हेल जाने के लिए कहता है। हालांकि तभी उसे मिला हुआ गोल्डन शील्ड एक्टिवेट हो जाता है। आदमी को पेड़ से टकराकर फेंका जाता है और वे सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है।
सिस्टम फिर से दिखाई देता है, कहता है कि क्योंकि उसने डैमेज पहुंचाया है इसलिए उसे कुछ बिगिनर कल्टीवेशन पैक्स मिलेंगे। यूई इन आवाजों से कंफ्यूज्ड है और लिन कहती है कि उसे अपने डिसाइपल्स को सिखाना होगा कि कभी भी किसी एनिमी को जिंदा भागने न दे और वे इन इंसेक्ट्स को खत्म कर देगी। वो अपना पैर ऊपर की ओर किक मारती है जिससे आदमी गायब हो जाता है और कहती है कि कभी कभी फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफी होती है। इस बीच यूई को रियलाइज होता है कि उसे वाकई में लिटिल सिस्टम मिल गया है। इसके अलावा ये उसके सामने इस स्ट्रेंज वुमन से जुड़ा हुआ लगता है जिसके बारे में उसे यकीन है कि वो मिस लिन नहीं है। वापस घर पर उसका दोस्त रात के लिए अपार्टमेंट उसे देने का फैसला करता है और एक इंटरनेट कैफे में सोने जाता है, लेकिन वो यूई को स्कोल्डेड होने से बचने के लिए शांत रहने की वार्निंग देता है। दोस्त कहता है कि वो विश्वास नहीं कर सकता कि यूई इस महिला को घर ले आया और यूई भी यही सोच रहा है। फिर वो उससे अंदर आने और कंफर्टेबल होने के लिए कहता है और मेस के लिए अपोलोजाइज करता है। वो बैठ जाती है, कहती है कि वो ट्रिवियल चीजों की परवाह नहीं करती है, भले ही उसके डिसाइपल स्ट्रिक्ट होने की आदत रखते हैं। यूई फ्रिज के पास जाता है और उससे पूछता है कि एम्प्रेस होने का जिसने वर्ल्ड्स को पार किया है ये क्या बिजनेस है। अगर ये वास्तव में पोजेशन है तो लिन मिया के बॉडी का क्या हुआ। वो बताती है कि जब वो इवॉल्व होने के लिए एक ट्रिब्यूलेशन के बीच में थी तब वो जस्टिस अलायंस के साथ एक बैटल में फंस गई थी। अचानक लड़ाई के बीच में वो यहाँ पावरलेस होकर आ गई। यूई कहता है कि वो लगातार इस अलायंस का उल्लेख कर रही है और पूछता है कि क्या चांस से वे एनिमीज हैं। एम्प्रेस जवाब देती है कि वे लोग हाइपोक्रिट्स का एक झुंड है जो राइचस होने का नाटक करते हैं लेकिन अटरली डिस्गस्टिंग है, और चूंकि वे उससे लड़ना चाहते हैं इसलिए वे खून की नदी में बदल दिए जाने के लायक हैं। यूई फ्रिज के पास खड़ा है, सोचता है कि ये महिला टेररिस्ट जैसी ज्यादा लगती है। फिर वो उसे पीने के लिए पानी का एक ग्लास देता है। वो उससे इस दुनिया के काम करने के तरीके पर एक नजर डालने के लिए कहता है। वो बताता है कि उसकी दुनिया में मैजिक और एक्सट्रीमली एडवांस टेक्नोलॉजी जैसी चीजें हैं। बॉस कुछ लोलितास को मैजिक परफॉर्म करते हुए देखती है। वो पावर से इम्प्रेस लगती है। तब तक यूई उसे प्लैनेट्स को ब्लो अप करते हुए स्पेसशिप्स नहीं दिखाता। वो उसे केयरफुल रहने की वार्निंग देता है क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उसे और पूरे प्लैनेट को एक फिंगर के फ्लिक से नष्ट कर सकते हैं। इमेजेस को घूरते हुए वो पूछती है कि क्या ये वास्तव में पॉसिबल है। वो इसकी पुष्टि करता है, कहता है कि उसे ये समझने की जरूरत है कि पर्सनल कल्टीवेशन इन फोर्सेस के खिलाफ स्टैंड नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए या कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। वो अचानक खड़ी होती है और कहती है कि उसकी दुनिया में एनर्जी बहुत स्कैर्स लगती है। वो अपना हाथ उसके माथे पर रखती है और कहती है कि लड़के की एप्टीट्यूड अब तक की सबसे अच्छी एप्टीट्यूड में से एक है। यूई को संदेह है कि ये उस सिस्टम से संबंधित कुछ होना चाहिए। लिन बताती है कि अगर वो 300 साल में उसकी दुनिया में होता तो वो एक एक्सट्रीमली हाई रेल्म तक पहुंच जाता। अचानक उसका फोन बजता है। वो उसे उठाता है जबकि सोचता है कि वो अपने जीवन में बस एक ऑर्डिनरी वर्कर बनना और थोड़ा पैसा कमाना चाहता था। पता चलता है कि ये उसके कॉलीग्स में से एक है जो कह रहा है कि अगर बग्स आज रात तक फिक्स नहीं हुए तो उसे कल ऑफिस आने की जरूरत भी नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड होकर यूई कहता है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है जिसे रेस्ट की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि लिन कमेंट करती है कि इतनी देर तक काम करना स्लेवरी से कम नहीं है। वो बताती है कि उसकी दुनिया में एक बार एक ब्रिज रिपेयरमैन ने कुछ ऐसा ही किया था, इसलिए उसने उसे टुकड़ों में काट दिया था। यूई कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसने इसे इतनी नेचुरली बताया था। फिर वो कहती है कि इतनी सिंपल चीज के लिए उसे मर्डरर कहा गया था जिसका उसके लिए कोई सेंस नहीं बनता है। एक स्माइल के साथ पलटकर वो कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे लोग उसे डिफीट नहीं कर सकते। यूई खुद से सोचता है कि वो इतनी बुरी पर्सन नहीं लगती है। वो कहता है कि वो कम से कम एक डिस्टोपियन वॉरियर है जो सही के लिए लड़ता है। फिर वो पूछता है कि क्या उसका फोन अभी भी काम कर रहा है क्योंकि ये डेली लाइफ के लिए एसेंशियल है। वो अपनी पॉकेट में पहुंचती है और सवाल करती है कि क्या ये वास्तव में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे इसमें कुछ भी मैजिकल महसूस नहीं होता है। वो उसे डिवाइस सौंपती है और पूछती है कि क्या उसका मतलब यही है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये एक्सपेंसिव फोन वास्तव में अच्छा है क्योंकि कार एक्सीडेंट के बाद भी ये इंटैक्ट है। फिर वो उसकी रिस्ट पकड़ता है और कहता है कि अब वो उसे दिखाएगा कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। वो उसका फिंगरप्रिंट लेता है, स्क्रीन को छूता है और बताता है कि फोन को ऐसे अनलॉक किया जाता है। हालांकि लिन लाल हो जाती है और उसे परवर्ट कहती है जिसे पनिश किया जाना चाहिए। अगले सीन में उसके लिए एक डिलीवरी आती है। बॉस पूछती है कि हवा इतनी स्पाइसी क्यों सूंघ रही है। वो उसे अपने साथ कुछ मीट खाने के लिए इनवाइट करता है और वो क्यूरियोसिटी से देखती है। वो एक टुकड़ा अपने मुंह में डालती है, स्टार्टल्ड हो जाती है और कहती है कि ये उसकी कल्पना से कहीं कम डेंजरस है। वो कमेंट करती है कि मीट एक ड्रैगन की ब्रेथ जैसा लगता है।
वो पूछती है कि क्या लोग वास्तव में ऐसा कुछ खाते हैं, और वो पूछता है कि क्या उनकी दुनिया में ऐसा कुछ सिमिलर नहीं है। वो बताती है कि वे वहाँ स्पाइसेस का उपयोग करते हैं, लेकिन इतना स्पाइसी कुछ भी नहीं है। वो स्माइल करता है और कहता है कि ये अमेजिंग है कि सिविलाइजेशंस कितनी डिफरेंट हो सकती हैं। वो एक कोक उठाता है और कहता है कि भले ही ये पॉइजन जैसा दिखता हो, लेकिन ये फ्लेवर में मदद करेगा और ये काफ़ी टेस्टी है। वो ये दिखाने के लिए एक सिप लेता है कि ये पॉइजन नहीं है, और वो उसके बाद पीती है। हालांकि उसे ये पसंद नहीं आता। वो पीछे हटकर कहती है कि इससे उसके मुंह में एक स्ट्रेंज सेंसेशन और पेट में टिंगलिंग हो रही है। वो उसे केयरफुल रहने की वार्निंग देता है, क्योंकि अगर वो इसे एक बार में पी लेगी तो उसे बर्फ आएगी। अपैरेंटली उसे बर्फ आई। वो कहती है कि इसका स्वाद एक ही समय में बिटर और स्वीट है, जो बहुत अच्छा है। वो अपने डिसाइपल्स को पॉइजन के बारे में वार्निंग देते हुए इमेजिन करती है, लेकिन वो जवाब देती है कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पॉइजन केवल उसके बॉडी को टेम्पर करेगा। टेम्पर का मतलब उसका मजबूत होना नहीं है, और डिसाइपल सभी खुश हैं। वो पूछता है कि क्या ये वास्तव में इतना अच्छा है। वो बताती है कि वो बस सेक्ट से कुछ अच्छी स्टोरीज को रेमिनिसिंग कर रही थी। जैसे ही वो फूड को दूर रखने वाला होता है, वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टॉलरेंस डेवलप कर लेगी। यूई उसे केयरफुल रहने की वार्निंग देता है, क्योंकि टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं। एक्साइटेड होकर वो कहती है कि एक एम्प्रेस इतनी सिंपल चीज से डर नहीं सकती। वो एक और बाइट लेती है, जब अगले सीन में वो दावा कर रही होती है कि ये इतना स्पाइसी नहीं है। थोड़ी देर बाद अपने अजीब तरीके से वो पूछती है कि उसका फेवरेट ड्रिंक क्या है। इस बीच वो उसे स्टबर्न होना बंद करने के लिए कह रहा है। उसका फोन फिर से बजता है और वो उसे उठाता है। ऑब्वियसली ये उसके बॉस से एक और स्कोल्डिंग है। पूछ रहा है कि उसने अभी तक बग्स को फिक्स क्यों नहीं किया है। बॉस वार्निंग देता है कि अगर ये कल सुबह तक नहीं हुआ तो वो कभी वापस ना आए। लेकिन यूई कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये आदमी मिस लिन के अधीन है। वो ऊपर देखता है और उसे देखता है। भले ही सोल एक नहीं है, बॉडी वही है। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। यूई बताता है कि दुनिया में सब कुछ कैसे काम करता है। ही समझ चुकी है कि एलिवेटर एक तरह की सीढ़ी है जो अपने आप चलती है। प्रोटैगनिस्ट उसकी तारीफ करता है और उसे याद दिलाता है कि हर कोई उसे बॉस लिन कहेगा। वो उसे आश्वस्त करती है कि वो समझती है और उसे चिंता न करने के लिए कहती है। हालांकि जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं, एक ब्लॉन्ड गाय अंदर आता है, शिकायत करते हुए कि जाओ कीकी कितनी क्रूअल है। वो उसके पास आता है और कहता है कि उसने एक्सीडेंट के बारे में सुना, लेकिन उसे देखकर खुशी हुई कि वो इतनी अच्छी है। वो उसे उसके लिए बनाया गया स्पेशल ब्रेकफास्ट ऑफर करता है। उसी पल वो यूई की ओर मुड़ती है और पूछती है कि ये व्यक्ति कौन है। वो बताता है कि ये गू शियोंग नाम का एक लड़का है, उसका फॉर्मर सूटर। वो बिल्डिंग के ओनर का बेटा है और हर कोई सोचता है कि वो एक इडियट है। ब्लॉन्ड गाय यूई की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि अगली बार वो उसे एलिवेटर में अकेला छोड़ दे, क्योंकि उसके जितना स्मेली कोई भी उसके पास नहीं होना चाहिए। लेकिन यूई उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और सुझाव देता है कि उन्हें ऑफिस जाने की जल्दी करनी चाहिए। एक चबी गाय दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि ये अच्छा है कि बॉस आखिरकार आ रही है। वो उसे यूई को फायर करने की सलाह देता है, क्योंकि कल उसने काम खत्म नहीं किया और सिर्फ उसकी बैड माउथ की। यूई लिन के कान में झुकता है और बताता है कि यही वो आदमी था जो उसे आधी रात में बार बार कॉल कर रहा था। लिन आदमी की ओर मुड़ती है और कहती है कि जहां तक उसे पता है उसकी रेपुटेशन खराब करने वाला वही है। आदमी एम्बैरेस्ड कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा और जोर देता है कि यूई ने उससे झूठ बोला होगा। फिर वो कहती है कि उसने पूरी रात यूई के साथ बिताई है, इसलिए वो अच्छी तरह जानती है कि कौन झूठ बोल रहा है। ब्लॉन्ड गाय इस सिचुएशन से अटरली कंफ्यूज्ड है। प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि उसने अभी आग में गैसोलीन डाली है, लेकिन सिस्टम डिटेक्ट करता है कि उसने कुछ आसपास के लोगों को शॉक्ड कर दिया है और उसे कुछ मार्शल आर्ट्स स्किल्स प्रदान करता है। सीन प्रेसिडेंट के ऑफिस में शिफ्ट होता है। यूई उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके लिए लॉजिंग के रूप में फूड प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। जैसे ही वो इसे एक्सेस करेगा, उसे पता चल जाएगा कि वो कहाँ रहती है और फिर वो घर जा सकती है। हालांकि एम्प्रेस पूछती है कि वो इतनी मदद क्यों कर रहा है। जहां तक उसे पता है, बॉडी का प्रीवियस ओनर उसके प्रति बहुत काइंड नहीं था। यूई जवाब देता है कि वो एक अच्छा यंग मैन है जो दूसरों की मदद करना नापसंद करता है, लेकिन रियलिटी में वो जानता है कि अगर वो एम्प्रेस को कमांड करता है तो वो बेसिकली एक एम्परर होगा। साथ ही चबी गाय को वो देखना बहुत अच्छा लगेगा जिसके वो हकदार है। और अंत में कल जो हुआ, उसके बाद वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसे याद आता है कि उस पर हमला किया गया था और वो पूछती है कि डाइंग का ये बिजनेस क्या है।
लेकिन यूई उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और कहता है कि ब्लॉन्ड गाय जो ब्रेकफास्ट लाया था वास्तव में अच्छा है। वो डिश को पास लाता है और पूछता है कि क्या वो कुछ और चाहती है। हालांकि उसे कल का स्पाइसी फूड याद आता है और वो कहती है कि रेड डिश बहुत फायरी होनी चाहिए। वो साइड में रोल करती है, इसे खाने से मना कर देती है। कुछ समय बाद वे रूम से बाहर निकलते हैं और चबी गाय 3 बकेट्स पकड़े हुए हैं। पूछ रहा है कि क्या उसे पर्याप्त पनिश नहीं किया गया है, लेकिन वो जवाब देती है कि उसे जिंदा रहने के लिए पहले से ही खुश होना चाहिए। अगर वो एक बार और शिकायत करता है तो वो क्लॉक पर 10 और आवर्स कमाएगा। शैनन फिर पास आता है और पूछता है कि यूई उसके ऑफिस में क्यों था। वो उसे केयरफुल रहने की वार्निंग देता है क्योंकि वो लड़का पुअर, अनरिफाइंड और स्टिंकी है। एम्प्रेस उसे घूरती है। शैनन अपोलोजाइज करता है, सोच रहा है कि वो उसे ऐसा लुक क्यों दे रही है। यूई फिर उसे थैंक्स कहता है कि ब्रेकफास्ट डिलिशियस था। वो बॉस के साथ चला जाता है, कहता है कि उनके पास प्राइवेट मैटर्स हैं जिनसे निपटना है। शैनन ऑब्वियसली जानना चाहता है कि वे मैटर्स क्या हैं। यूई को याद आता है कि उसे सिस्टम बोनसेस कमाने के लिए लोगों को शॉक करने की जरूरत है, जबकि शेलमन सोचता है कि यूई को उसके किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। सीन शॉनशेयर मैंशन में एक लग्जूरियस नेबरहुड में शिफ्ट होता है। यूई एम्प्रेस की तारीफ करता है, कहता है कि वो फोन का उपयोग करने में महारत हासिल कर रही है। दरवाजा खुलता है और वो कहती है कि नई दुनिया में अडैप्ट होना उसके लिए नेचुरली आता है। अंदर आने पर प्रोटैगनिस्ट कमेंट करता है कि हाउस उतना ही लग्जूरियस है जितना उसे उम्मीद थी। वो किचन अप्लायंसेस के बारे में बात करता है और कहता है कि वो उसे बाद में उनका उपयोग करना सिखाएगा, लेकिन वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी कुकिंग नहीं की है। फिर वो उसे बाथरूम दिखाता है और वो रिमार्क करती है कि सभी हाइजीनिक टास्क्स एक ही जगह पर करना कितना स्ट्रेंज है। वो टॉयलेट का उपयोग करने का तरीका बताता है, उसे शावर दिखाता है और वो कहती है कि वो बाथ लेगी। वो उसे कुछ क्लोथ्स लाने के लिए कहती है क्योंकि उसे यकीन है कि बॉडी के प्रीवियस ओनर ने कुछ छोड़े होंगे। जैसे ही यूई वार्डरोब खोलता है, वो हैंगिंग क्लोथ्स देखता है, रिमार्क करता है कि उसने फॉर्मर बॉस के इस तरह का व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं की थी। वो कुछ क्लोथ्स चुनता है, सोच रहा है कि कम से कम उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वे फिट होंगे या नहीं क्योंकि ये राइट पर्सन है। इस बीच एम्प्रेस बाथ में है, पूछ रही है कि क्या उसने सब कुछ तैयार कर लिया है क्योंकि उसे कोल्ड लगने वाला है। यूई की कंसर्न हालांकि कुछ और है। वो उसे मॉडर्न क्लोथ्स पहनना कैसे सिखाएगा। वो उसे थमाता है और उसे पिक्चर्स देखने और उन्हें गलत तरीके से न पहनने के लिए कहता है। वो पलटवार करती है कि उसे नैगिंग करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो इतनी डम नहीं है। क्वेश्चनेबल डिजाइन के बावजूद उसे सिर्फ यही अजीब लगता है कि इस स्ट्रिंग को क्लोथिंग माना जाता है। इस बीच यूई लिविंग रूम में टीवी देख रहा है। वो उसे एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बुलाता है। वो ह्यूमन एवोल्यूशन और इंडस्ट्रीज के क्रिएशन के बारे में सब कुछ समझाने की योजना बना रहा है। इस बीच वो कुछ स्वीट और रिफ्रेशिंग बाइट चाहती है जो वो खा रही है। वो उससे कहती है कि प्रैक्टिस करने से पहले उसे खाना चाहिए, लेकिन यूवी पहले से ही ब्लू फायर्स थूक रहा है। कह रहा है कि उसे लगता है कि उसका बॉडी लाइटर हो गया है। एम्प्रेस इम्प्रेस्ड है कि उसने जस्ट अ फ्यू ब्रेथ्स में फर्स्ट टेक्निक को मास्टर कर लिया है। यहां तक कि वो भी कंफ्यूज्ड है, पूछ रहा है कि क्या उसने वास्तव में इसे मास्टर कर लिया है। लेकिन एम्प्रेस, जो अब काउंटर कर बैठी है, उसे बताती है कि एनर्जी जमा करने में सक्षम होना साबित करता है कि उसने कर लिया है। वो उसे फिर से ब्रीथ लेने और पावर जमा करने की कोशिश करने के लिए कहती है। लड़का एक वैक्यूम जैसा दिखता है, एनवायरनमेंट से सारी एनर्जी खींच रहा है। यहां तक कि वो भी स्टार्टल्ड हो जाती है, पूछती है कि वो किस तरह का मॉन्स्टर है। एम्प्रेस को एक बार फिर इंप्रेस करने के लिए उसे इंस्टेंट स्टेप एबिलिटी मिलती है। वो सोचने लगता है कि हर बार जब वो उसे इंप्रेस करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, जिससे ये और भी मुश्किल हो जाएगा। जितनी वो एक अच्छी शीप थी, उतनी ही वुल वो शेयर कर सकता है। उसकी एक लिमिट है। वो पूछती है कि वो क्यों हंस रहा है और वो जवाब देता है कि ये कुछ भी नहीं है। फिर वो पूछता है कि क्या उसके पास कोई अन्य इंस्ट्रक्शंस हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस पर वापस जाना चाहता है। वो हाँ कहती है और बताती है कि उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। वो पूछता है कि ये क्या है और वो जानना चाहती है कि घर में कोक क्यों नहीं है। पुअर गाय कंफ्यूज्ड है। बाद में वो कहता है कि इस मोमेंट में उसे डिलीवरी एप्स का उपयोग करना सिखाना डेंजरस है, लेकिन वो पहले से ही अपना कोक पी रही है। कहती है कि उसे अमेजिंग महसूस हो रहा है। जब वो जा रहा होता है तो वो कहती है कि कुछ और है जो उसे रिमाइंड करने की जरूरत है। उसे अधिक कॉशियस होना चाहिए क्योंकि उसने काउंटलेस प्रोडिजीज को एरोगेंस के कारण गिरते हुए देखा है। उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि माउंटेन्स के परे माउंटेन्स हैं। लेकिन उसके लेक्चर के बीच में वो अचानक अनकंट्रोलेबली हिकअपिंग करना शुरू कर देती है। वो अपना मुंह ढकती है और कहती है कि ये बॉडी स्ट्रेंजली फ्रेजाइल है। वो कहता है कि उसने उसे इतनी क्विकली ना पीने की वार्निंग दी थी। वो उसे डिसअपियर होने के लिए कहती है या वो उसे खत्म कर देगी। वो जवाब देता है कि उसे पता होना चाहिए कि अगर वो इसे पीती रही तो उसे डायबिटीज और कैविटीज हो जाएंगी। एम्प्रेस पूछती है कि क्या उसे इसे नहीं पीना चाहिए और वो डोर स्लैम करता है, कहता है कि बेहतर है कि ना पी जाए। इसके साथ वो रिलैक्स करती है, कहती है कि आखिरकार उसे थोड़ी पीस मिली है।
लेकिन बाहर से वो चिल्लाता है, उसे याद दिलाता है कि उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नंबर फर्स्ट है। एम्प्रेस सोचती है कि उसकी पिछली दुनिया में हर कोई उससे डरता था। उसे किसी ने इतनी केयर की है, उसे बहुत समय हो गया है। यूवी घर वापस आ गया है, सोच रहा है कि उसका ब्रदर कहाँ गया है। वो काउच पर फ्लॉप करने का फैसला करता है क्योंकि दिन एग्जॉस्टिंग था, और अपना लिटिल गेम खोलता है। वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप चैट चेक करता है जो एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने के बारे में बात कर रहे हैं। यूवी खेलने के लिए पूछता है, लेकिन अचानक हर कोई स्टमक एक्स का दावा करता है और जाना चाहता है। अपेरेंटली यूवी उन प्लेयर्स में से एक है जो टीम को सिंक करता है। यही वजह है कि कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता है। लेकिन ओल्ड मेनियाक्स नाम का कोई व्यक्ति कहता है कि वो जल्द ही टाउन में होगा और पूछता है कि क्या यूवी का मील लेना चाहता है। यूवी एक्सेप्ट करता है और ऑल एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि वो 3 या 4 साल से ओल्ड मेनियाक के साथ खेल रहा है, लेकिन कभी भी उससे पर्सनली नहीं मिला है। इस बीच उसके सर्वेलेंस रूम में कोई कमेंट करता है कि वे एक स्ट्रेंज नेबरहुड में गायब हो गए। एक बॉल्ड गाय कहता है कि वे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां गए थे, लेकिन बॉडीज के कोई रिमेन्स नहीं थे। एक और व्यक्ति जवाब देता है कि चिंता न करें, क्योंकि उन्हें पहले ही उस बच्चे से निपटने का एक तरीका मिल गया है। अगले दिन यूवी अपने दोस्त को मैसेजिंग कर रहा है, कह रहा है कि वो उसके आने का इंतजार कर रहा है, ये सब उस फूड के बारे में सोचते हुए जो उसने ऑर्डर किया था। फिर कोई पास आता है। क्या ये ओल्ड मेनियाक है? क्या हो रहा है? क्या गेम फ्लिप हो गया है? क्या लड़कियां अब ओल्ड मैन होने का नाटक कर रही हैं? यूवी यंग वुमन को बताता है कि टेबल पहले ही रिजर्व्ड है। वो सोचने लगता है कि वो बार के लिए काम करती है और कमेंट करता है कि बेवरेज मार्केट कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है। लेकिन फिर वो स्माइल करती है और कहती है कि वो ओल्ड मेनियाक है। वो उनकी चैट हिस्ट्री दिखाती है, जिससे यूवी स्टार्टल्ड हो जाता है। असहज महसूस करते हुए वो पूछता है कि क्या वो श्योर है, ये बताते हुए कि उसकी आवाज बहुत डिफरेंट लगती है। लड़की बताती है कि लोग सोचते हैं कि वो बहुत गलेबल है और आसानी से ट्रिक्ड हो जाती है। यही वजह है कि वो ऑनलाइन एक ओल्ड मैन होने का नाटक करना पसंद करती है। वो कहती है कि उसे इंट्रोड्यूस कराने वाली उसकी सिस्टर लिंग जी नाम की कोई व्यक्ति थी। यूवी कमेंट करता है कि अब ये सेंस बनाता है कि उसने कभी कभी ओल्ड मेनियाक के माइक्रोफोन पर एक महिला की आवाज क्यों सुनी। असहज महसूस करते हुए वो उसे वो कॉल करना बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि उसका नाम शाओ तू है और वो कुछ समय के लिए इस सिटी में रहेगी। बाद में एक लेक के पास वो पूछता है कि क्या वो उससे अफ्रेड नहीं है, क्योंकि वो अकेली आई थी। वो कहती है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है क्योंकि उसे सेफ महसूस होता है। उसने बचपन से ट्रेनिंग ली है। उसे कॉन्फिडेंस है कि वो अकेले 3 या 5 गाइस को संभाल सकती है। हमारा लड़का कहता है कि वो समझता है, लेकिन वो अभी भी इस बात का आदी नहीं है कि उसका ऑनलाइन दोस्त इतनी ब्यूटीफुल गर्ल निकली। वो फ्लस्टर्ड हो जाती है, पूछती है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहा है और लाइटली एक वॉल को मारना शुरू कर देती है। उसे बिना सोचे समझे ऐसी बातें न कहने के लिए कहती है। हालांकि लड़की इतनी स्ट्रांग है कि वो स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देती है। वो उसे बचाने के लिए रश करती है और वो सोचता है कि इस तरह मरना इतना बुरा नहीं होगा, और इसके साथ वो सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। कितनी रिब्स टूटी? 1, 2, 3, 4, उसकी 5 रिब्स। वो अपोलोजाइज करती है, बताती है कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और डेंस बोन्स के साथ एक स्पेशल फिजिक है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस पर गिरने से इतना डैमेज होगा। हमारा लड़का एक टेक्निक तैयार करता है और उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। उसे आश्वासन देता है कि वो इसे संभाल सकता है। वो सोचता है कि ये अच्छी बात है कि उसने उन टेक्निक्स का प्रैक्टिस किया, या वो निश्चित रूप से मर गया होता। फिर उसका फोन एक मैसेज के साथ बज़ करता है और वो कहती है कि उसका फर्स्ट रिक्वेस्ट आखिरकार आ गया है। वो उसे एक्सेशिया नाम का ऐप दिखाती है और पूछती है कि क्या वो इससे फेमिलियर है। वो पूछता है कि क्या ये वो ऐप है जहां आप कल्टीवेटर्स और वॉरियर्स के लिए डुअल करने के लिए मिशंस पोस्ट कर सकते हैं। मिशन पूरा करने के बाद वे ऑफर्ड रिवॉर्ड कमाते हैं और हीरो पॉइंट्स जमा करते हैं। वो कंफर्म करती है और कहती है कि उसका अल्टीमेट ड्रीम ऑल की ग्रेटेस्ट हीरोइन बनना है। फिर वो उसे मिशन दिखाती है जो किसी ऐसे व्यक्ति को नीचे उतारना है जिसने दूसरे आदमी की गर्लफ्रेंड चुरा ली। वो उसे फोन दिखाती है और वो कहता है कि ऐसा बास्टर्ड मरने के लायक है। लेकिन फिर वो पूछती है कि टारगेट उसके जैसा क्यों दिखता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो लगभग उसका सिर स्लैश कर देती है। वो डॉज करता है और उसे काम डाउन होने के लिए कहता है, जोर देता है कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और कहती है कि चूंकि ये उसका फर्स्ट मिशन है इसलिए वो फेल नहीं हो सकती, इसलिए उसे डॉजिंग बंद कर देना चाहिए। वो एक किक के लिए जाती है, लेकिन वो साइड स्टेप करता है और पूछता है कि वो इस तरह अपने दोस्त को क्यों मारने की कोशिश कर रही है। मोटिवेटेड होकर वो बस उससे डॉजिंग बंद करने और उसे जरूरत हीरो पॉइंट में बदलने के लिए कहती है। वो फिर से डॉज करता है और वो पजल्ड लगती है कि वो हमेशा उसके अटैक से कैसे बच रहा है।
प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसके जीवन में कोई भी महिला कभी भी इजी नहीं आती है, लेकिन चूंकि वो चीजों को इस तरह से करना चाहती है, इसलिए वो होल्ड बैक नहीं करेगा। वो उसके पीछे अपीयर होने के लिए इंस्टेंट स्टेप का उपयोग करता है और डाउ फिस्ट का उपयोग करने की तैयारी करता है, लगभग उसे ब्लो अवे कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने इस आदमी को मारने की कोशिश करके मिस्टेक की। इसके साथ वो स्केर्ड हो जाती है और वो सोल शॉक टेक्निक हासिल करता है। ये एबिलिटी अपोनेंट को स्टन कर देती है, जिससे वे कुछ समय के लिए उसकी ओबे करते हैं। शाओ क्यू कहती है कि उसके ग्रैंडफादर ने हमेशा उसे बताया था कि चाइना में कई हिडन ड्रैगन्स हैं, और अब वो देखती है कि उसे डिफीट करने का कोई तरीका नहीं है। यूई उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, कहता है कि चिंता न करे क्योंकि उसने भी बचपन से ट्रेनिंग ली है। वो कहता है कि उसने केवल इसलिए जीता क्योंकि उसने उसे ऑफ गार्ड पकड़ा था, लेकिन वो कहती है कि वो इस पर बिलीव नहीं करती है, ये बताते हुए कि जिस तरह से उसने उसके अटैक्स को डॉज किया वो स्ट्रेंज था। वो कहती है कि उसे चेकआउट करने की जरूरत होगी, और वो पूछता है कि उसका मतलब इससे क्या है। वो उसके बॉडी को पोकिंग करना शुरू कर देती है, कहती है कि अगर वो बचपन से ट्रेनिंग ले रहा है तो कुछ मार्क्स होने चाहिए। वो उसकी शर्ट ऊपर उठाती है, उसे रेजिस्ट न करने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। बाद में वो पूछती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने केवल 3 मंथ से प्रैक्टिस किया है। वो एडमिट करता है कि उसने सोचा था कि उसने जो एबिलिटी सीखी हैं वे स्पेशल थीं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी पावरफुल होंगी। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि उसने केवल 3 डेज से प्रैक्टिस किया है, लेकिन वो उसे ये न बताने का फैसला करता है। शाओ क्यू कहती है कि ऐसे टैलेंट के साथ वो ये देखने के लिए वेट नहीं कर सकती कि उसके ग्रैंडफादर उसके बारे में क्या सोचते हैं। यूई पूछता है कि क्या वो ये पता लगा सकती है कि उसे कौन मारने की कोशिश कर रहा था, और उसे आश्वासन देता है कि वो ट्रस्ट कर सकती है कि वो ट्रू लव में बिलीव करता है और कभी डिसलॉयल नहीं होगा। वो कहती है कि ये डायरेक्टली देखना पॉसिबल नहीं है कि किसने भेजा, लेकिन वो एक मीटिंग सेटअप करने की कोशिश कर सकती है। सीन स्ट्रीट पर पार्क्ड एक वैन में शिफ्ट होता है, जिसमें कुछ आदमी बाहर कदम रखते हैं। गोल्ड इयररिंग्स वाला एक आदमी पूछता है कि क्या लड़की अपना मिशन पूरा करने में कामयाब रही। शाओ क्यू हाँ कहती है और वो लड़के के साथ जो चाहे कर सकता है। इस बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट इसे ऑड पाता है क्योंकि उसने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा। आदमी शाओ क्यू को कंग्रेचुलेट करता है, कहता है कि उसे 5 स्टार रिव्यू मिलेगा। उसी पल यूई आदमी से पूछता है कि क्या उसने कोई मिस्टेक की है, क्योंकि वे कभी नहीं मिले। लेकिन आदमी पूछता है कि क्या यूई उसे इस्तेमाल करने के बाद पहले ही भूल गया है। फिर वो अपने मेन को यूई को नीचे उतारने का ऑर्डर देता है। 2 और गाइज कुछ सस्पिशियस लिए हुए दिखाई देते हैं। इयररिंग्स वाला आदमी कहता है कि आज वे लड़के से सब कुछ ले लेंगे। उनमें से एक कहता है कि वो हैंडसम है, इसलिए वे उसके साथ जो चाहे करने का एंजॉय करेंगे। यूई क्विकली रियलाइज करता है कि या तो ये लोग बैड फेथ में एक्ट कर रहे हैं या उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। वो फैसला करता है कि ये उसके द्वारा अभी अक्वायर्ड टेक्निक का उपयोग करने का परफेक्ट मोमेंट है। वो सोल शॉक टेक्निक एक्टिवेट करता है और उन्हें मिशन किसने भेजा और उनसे निपटने का ऑर्डर देता है। शाओ क्यों पूछती है कि क्या वो बस उन लोगों को जाने देगा। वो जवाब देता है कि अभी के लिए ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। घर के रास्ते में वो कहती है कि वो आज उसके साथ और समय बिताना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कॉल्स आ रहे हैं और उसे जाने की जरूरत है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि चूंकि वो कुछ समय के लिए सिटी में रहेगी, इसलिए वे बाद में फिर से मिल सकते हैं। वो गुड बाय वेव करती है, कहती है कि वे जल्द ही मिलेंगे। वो देखता है कि उसकी सिस्टर उसे स्कोल्ड कर रही है, सोच रहा है कि उसके अदर फ्रेंड्स क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ओल्ड मैनिया एक लड़की है। तभी उसे अपने फोन पर एक कॉल आता है और वो रिमार्क करता है कि उसने आखिरकार डिवाइस का उपयोग करना सीख लिया है। वो जोक में जवाब देता है कि अगर उसका किडनैपिंग किया गया है तो उसे ट्वाइस कफ करना चाहिए, लेकिन एम्प्रेस जवाब देती है कि उसके लिए कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट का उपयोग इजी है। वो ब्लंटली कहती है कि वो चाहती है कि वो उसके साथ कुछ क्लोथ्स खरीदने जाए। अगले फ्रेम में वे पहले ही स्टोर पर पहुंच जाते हैं और यूई ट्रबल लिन के कारण टैक्सी ड्राइवर को पैसे सौंप रहा है। जब उसने टैक्सी रोकने का सुझाव दिया तो उसने उनमें से एक को किक मारी, कहा कि वो बस उसके इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रही थी। वो साय करता है और कहता है कि व्हाटएवर, फिर पूछता है कि वो अचानक इतने सारे क्लोथ्स क्यों खरीदना चाहती है। वो जवाब देती है कि उसे हमेशा किसी और के क्लोथ्स पहनने का मन नहीं करता है। स्टोर क्लर्क पूछता है क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्लोथ्स खरीदने आया है। यूई जानता है कि ये बाद में अधिक चार्ज करने का एक सेल्स टैक्टिक है और क्लैरिफाई करता है कि वो सिर्फ उसके बैग्स ले जाने के लिए है। आसपास के कुछ गाइस कमेंट करते हैं कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसके जैसी ब्यूटी पाना इम्पॉसिबल है। क्लर्क एक लाइट ड्रेस बाहर निकालता है, कहता है कि उसे ये पसंद आएगा और फिर एक गुची जैकेट दिखाता है, दावा करता है कि ये कभी स्टाइल से बाहर नहीं जाता है। वो यूई से पूछती है कि क्लर्क किस बारे में बात कर रहा है।
वो बताता है कि उसकी दुनिया में प्रत्येक आउटफिट अलग अलग सिचुएशंस के लिए सूटेड है। वो नॉड करती है, कहती है कि वो समझ गई और फिर पूछती है क्या उनके पास कोई टाइट लेटेक्स आउटफिट्स हैं। क्लर्क ऑकवर्ड दिखता है और पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। कंफ्यूज्ड होकर वो यूई की ओर देखती है और कहती है कि उसने उसके कंप्यूटर पर देखा था कि वो हमेशा उस तरह की चीज सर्च करता है। एम्बैरेस्ड होकर यूई क्लर्क को समझाने की कोशिश करता है कि उसका मतलब एक सुपर हीरो स्टाइल कुछ स्ट्रॉन्ग लुकिंग से है, इसीलिए उसने लेटेक्स का उल्लेख किया। लेकिन एम्प्रेस कहती है कि उसने इसे पहनने के बारे में केवल इसलिए सोचा क्योंकि उसने अज्यूम किया कि ये ट्रेंडी था, क्योंकि वो हमेशा इसे देखता था। लेकिन अपेरेंटली वो नहीं चाहता कि वो इसे ट्राई करे। आसपास के नोजी गाइज बैग कैरियर और उसके बीच के रिलेशनशिप का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच यूई क्लर्क से कुछ और अप्रोप्रिएट लाने के लिए कहता है। वो सहमत होती है और एम्प्रेस बदलने जाती है। वो आउटफिट पहनकर वापस आती है। क्लर्क तुरंत उसकी कॉम्प्लीमेंट करता है, कहता है कि वो स्टनिंग लग रही है। एम्प्रेस कहती है कि ये उसकी दुनिया में पहनने वाले के समान है और यूई से पूछती है कि वो क्या सोचता है। क्लर्क बताता है कि ये उनके विंटेज कलेक्शन से है। वो कमेंट करती है कि वो कुछ और क्लासिक चाहती थी और सोचती है कि ये परफेक्ट दिखता है। एम्प्रेस मिरर के सामने खड़ी होती है और इसे खरीदने का फैसला करती है। फिर वो यूई की ओर इशारा करती है, कहती है कि वो उसके लिए भी कुछ चुनेगी। वो कंफ्यूज्ड है कि क्यों, लेकिन अगले सीन में हम प्रोटैगनिस्ट को लगभग बिल्कुल वैसा ही देखते हैं। कोई मेजर चेंजेस नहीं। हालांकि एम्प्रेस, जो मिनट दर मिनट अधिक कॉन्फिडेंट होती दिखती है, यूई को बताती है कि वो काफी स्टाइलिश दिखता है। वो पूछता है कि उसने उसके लिए भी कुछ खरीदने पर जोर क्यों दिया। वो बताती है कि लिन फैमिली ने कुछ दिनों में एक बैंक्वेट के बारे में एक मैसेज भेजा। वो पेमेंट करती है और कहती है कि उसने सोचा था कि ये इस दुनिया के बारे में और जानने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, इसीलिए उसने उसे यहाँ अकंपनी करने के लिए इनवाइट किया। लेकिन फिर कैशियर कहता है कि उसके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। यूई इसे ऑड पाता है, ये देखते हुए कि लिन फैमिली अकाउंट में अनलिमिटेड फंड्स होने चाहिए। फिर वो खुद इसके लिए पे करने की ऑफर करता है। वो जानता है कि उसे 2 महीने तक फ्रूगली जीना होगा, लेकिन उसे लगता है कि ये इसके लायक है। सिवाय इसके कि टोटल $38,000 आया और लड़का डेविस्टेटेड है। बाद में वो एक और ड्रिंक ट्राई कर रही है और कमेंट करती है कि ये कोक की तुलना में ब्लैंड है। यूई उसे बताता है कि उसने उसका अकाउंट चेक किया और एक पब्लिक अकाउंट में एक लार्ज ट्रांसफर नोटिस किया। इसे रिजॉल्व करने के लिए वे मैनेजर जेंग से कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो कहती है कि वो मनी के बारे में पर्टिकुलरली वरीड नहीं है। वो बताता है कि मनी काफी वैल्यूएबल है और सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में परवाह नहीं करती है। वो जवाब देती है कि अगर वो अब से इतना कंसर्न्ड है तो वो उसका मनी मैनेज करेगा। वो कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि वो अपना पैसा कैसे कमाने वाला है। तभी वो कहती है कि उसके पास जो भी मनी है वो भी उसका होगा। वो तुरंत ओवरजॉयड हो जाता है उसकी वेल्थ को देखते हुए, लेकिन रियलाइज करता है कि इसका मतलब है कि वो इस मोमेंट से उसकी बिलोंग करेगा और कभी भाग नहीं सकता। ब्लशिंग होकर वो कहता है कि वो समझता है, लेकिन ये भी जोड़ता है कि क्लैरिफाई करने के लिए अभी भी कुछ चीजें हैं। अचानक वो साइड में देखती है और रिमार्क करती है कि वे लोग गायब हो गए थे। अपेरेंटली वे उसके उम्मीद से शार्पर थे। वो बताता है कि उसे भी पहले ऐसा लगा था कि कोई उन्हें देख रहा था, लेकिन सोचा था कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। वो उसकी शार्प इंस्टिंक्ट्स को एक्नॉलेज करती है और उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो इसे संभाल सकता है। इस बीच एक एली में एक बॉल्ड मैन एंग्रीली पूछता है कि उनकी प्लान क्यों कैंसिल हो रही है जब ये लगभग कंप्लीट थी। ब्राउन हेयर वाला एक आदमी कहता है कि लड़के को एलिमिनेट किया जाना था क्योंकि उसने लिन के कार एक्सीडेंट को देखा था, लेकिन चूंकि वो जिंदा है इसलिए उसे मारने का कोई रीजन नहीं है। बॉल्ड मैन फ्यूरियस पूछता है कि क्या वे अपने खोए हुए 3 ब्रदर्स का अवेंज नहीं करेंगे। उसके बगल में बिस्पेक्टिकल्ड मैन कहता है कि उस इशू को सूनर और लेटर निपटाया जाएगा। बाद में कंपनी में एक आदमी कुछ पेपर्स सौंपता है, कहता है कि मिस लिन ने कुछ पेमेंट्स किए। एक बार जब उन पेमेंट्स को रीइंबर्स किया जाता है तो उनके पास मनी होगा। ये केवल ये पकड़ता है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक फ्रेश सिग्नेचर की जरूरत है और वो पूछता है कि क्या यूई इसे संभाल सकता है। प्रॉब्लम यह है कि यूई नंबर्स के साथ ग्रेट नहीं है। उसे याद आता है कि एम्प्रेस ने कहा था कि उसका मनी अब उसका है। वो चाहता है कि ये सच हो क्योंकि इससे अगले 10 इयर्स के लिए उसका जीवन आसान हो जाएगा। वो आदमी को पेपर सौंपने के लिए कहता है और आदमी सहमत होता है, लेकिन फिर वो एक और स्टैक पाइल करता है और फिर एक और समझाता है कि ये अपकमिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हैं। चबी मैन मदद करने की ऑफर करता है, कमेंट करता है कि वास्तव में उनमें से बहुत सारे हैं, लेकिन यूई ट्रिक नहीं होना चाहता है और फैसला करता है कि खुद इसे संभालना बेहतर है। वो पूछता है कि क्या उसे बस सिस्टम में ऑर्डर्स की कंपेयर करने की जरूरत है। आदमी कंफर्म करता है और चला जाता है, कहता है कि अगर उसे मदद चाहिए तो कॉल करे। बाहर सीनन पूछता है कि ये कैसा रहा। आदमी जवाब देता है कि यूई उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। दोनों अजीब तरह से हंसते हैं, कहते हैं कि ये परफेक्ट है।
अगर चबी गाय ने फाइल्स को संभाला होता तो उसे किसी भी एरर्स के लिए ब्लेम किया जा सकता था, लेकिन अब जब यूई सब कुछ अकेले कर रहा है तो वो एकमात्र अकाउंटेबल होगा, खासकर जब उसे रियलाइज नहीं होता कि उसकी डेस्क पर लिस्ट सभी गलत हैं। ऑब्वियसली इसमें उसे हमेशा के लिए लग जाएगा और वो अभी भी सब कुछ मैसअप कर देगा। सीनन आदमी की तारीफ करता है, कहता है कि उसने टेबल्स को पलटने का ग्रेट जॉब किया। चबी मैन कमेंट करता है कि चूंकि कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है, अगर यूई मिस्टेक्स करता है तो उसे निश्चित रूप से फायर कर दिया जाएगा। यहां तक कि अगर प्रेसिडेंट उसे आसपास रखना चाहती है तो वे एक शेयर होल्डर मीटिंग बुला सकते हैं और वो इनएविटेबली एक्सपेल्ड हो जाएगा। ब्लॉन्ड मैन कहता है कि जैसे ही वे यूई का रिकॉर्डेड एक्सप्लिसिट वीडियो रिलीज करेंगे वो रुइन हो जाएगा। लेकिन तभी सेक्रेटरी दिखाई देती है, कहती है कि लोगों का एक ग्रुप है जो उससे बात करना चाहता है। एली से आदमी आते हैं, अपने हाथों में कुछ डेंजरस पकड़े हुए हैं। सेक्रेटरी पूछती है कि क्या वे उन्हें जानता है। वो हाँ कहता है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो उसे कहता है कि इंटरफेयर ना करे या पुलिस को कॉल ना करे, चाहे कुछ भी हो। वो उसे रीअश्योर करती है कि वो सीक्रेट रखेगी। सीनन आदमियों के पास आता है और उन्हें अपस्टेयर्स बात करने के लिए कहता है। इस बीच सेक्रेटरी सोचती है कि वे क्या प्लान कर रहे हैं। जैसे ही डोर बंद होता है वो बहुत सारी स्ट्रेंज नॉइजेस सुनती है। सीनन चिल्ला रहा है, कह रहा है कि ये इस स्पेस में फिट नहीं होगा। सेक्रेटरी सोचती है कि वो डेंजर में हो सकता है, लेकिन याद करती है कि उसने उसे इंटरप्ट ना करने के लिए कहा था। अचानक रूम से एक मोन सुनाई देती है और वो खुद से कमेंट करती है कि रिच वास्तव में जानते हैं कि फन कैसे करना है। यूई पर वापस पुअर गाय एग्जॉस्टेड है, कुछ भी ऐड अप नहीं हो रहा है और सिस्टम का डेटा गलत लगता है। वो रिकैलकुलेट करने का फैसला करता है, कन्विंस्ड है कि इस बार ये काम करेगा। तभी उसका फोन बजता है। ये एम्प्रेस है, उसे स्कोल्ड कर रही है और मांग कर रही है कि वो फूड के साथ अभी तक घर क्यों नहीं आया। ऑकवर्ड महसूस करते हुए वो पूछता है कि उसने डिलीवरी ऑर्डर क्यों नहीं किया, क्योंकि उसे थोड़ा समय लगेगा। लेकिन वो उसे वार्निंग देती है कि डोर पर होने के लिए उसके पास 1 मिनट है या उसे बीटिंग मिलेगी। सीन एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। एम्प्रेस कमेंट करती है कि इस दुनिया का फूड बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यूई पूछता है कि क्या वो कुछ पॉक इंटेस्टाइन नूडल्स ट्राई करना चाहेगी। वो तुरंत रिफ्यूज कर देती है, इसीलिए वो सवाल करता है कि उसने क्यों नहीं किया। एम्बैरेस्ड होकर यूई क्लर्क को समझाने की कोशिश करता है कि उसका मतलब एक सुपर हीरो स्टाइल कुछ स्ट्रॉन्ग लुकिंग से है, इसीलिए उसने लेटेक्स का उल्लेख किया। लेकिन एम्प्रेस कहती है कि उसने इसे पहनने के बारे में। शिफ्ट्स एक रेस्टोरेंट में होते हैं। एम्प्रेस कहती है कि इस दुनिया का खाना बुरा नहीं है। यूई पूछता है कि क्या वो पॉक इंटेस्टाइन नूडल्स आजमाना चाहती है। वो तुरंत मना कर देती है। तो यूई पूछता है कि उसने डिलीवरी ऐप में महारत क्यों नहीं हासिल की है, या शायद उसने कर ली है और बस उसी के साथ खाना चाहती थी। अचानक वो खांसती है, लेकिन तुरंत अपना भाव बदल लेती है, ये दावा करते हुए कि ऐप पर बहुत सारे ऑप्शन थे, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पाई। यूई कहता है कि वो समझता है और वो बैठ जाती है। पूछती है कि आज काम कैसा था। वो बताता है कि वो कुछ फाइनेंशियल पेपर्स रिव्यू कर रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो सजेस्ट करती है कि ये फोकस की कमी हो सकती है, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि मैनेजर जैंग ने कुछ गड़बड़ जरूर की होगी। वो मुस्कुराता है और कहता है कि उन्हें पहले खाना चाहिए क्योंकि खाना डिलीशियस है। अचानक पास की एक टेबल पर एक बॉल्ड आदमी चिल्लाता है कि उसे यकीन है कि ये पॉक इंटेस्टाइन नहीं है। यूई स्टार्टल्ड हो जाता है, सोचता है कि आदमी ने पहले ये क्यों नहीं बताया। एम्प्रेस कंफ्यूज दिखती है। यूई देखता है कि रेस्टोरेंट मैनेजर पास आता है और बॉल्ड आदमी से पूछता है कि वो क्यों चिल्ला रहा है। आदमी जोर देकर कहता है कि ये स्पष्ट रूप से इंटेस्टाइन नहीं है। मैनेजर उसे बदनामी बंद करने के लिए कहता है। एम्प्रेस यूई से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि बॉल्ड आदमी जगह को बंद करने की धमकी देता है। तभी यूई बीच में आता है, आदमी के कंधे पर हाथ रखता है और मैनेजर से पूछता है कि क्या बॉल्ड आदमी का दावा सच है। वो ट्रबल मेकर को उठाता है और वार्निंग देता है कि उसे वहां पैसे खर्च करने के लिए कॉम्पेंसेशन की जरूरत होगी। मैनेजर किसी भी गलत काम से इनकार करता है, लेकिन यूई कन्फेशन लेने की कोशिश करते हुए कहता है कि खाने का स्वाद अजीब था और अगर वो सच नहीं बताता तो आदमी को पीटने की धमकी देता है। अंत में कुक स्वीकार करता है कि इंटेस्टाइन्स फर्मेंटेड बीन से बने हैं। स्वाभाविक रूप से हर कोई अपने पैसे वापस मांगता है। जब यूई वापस बैठता है तो एम्प्रेस टिप्पणी करती है कि उसके किंगडम में मैनेजर को डिवाइन पनिशमेंट का सामना करना पड़ता, लेकिन वो अपना खाना खत्म करती है और कहती है कि कम से कम उसके ऑर्डर का स्वाद अच्छा था, इसलिए वे इसे जाने देंगे। प्रोटैगनिस्ट चीजों को एक साथ जोड़ता है, ये महसूस करते हुए कि जैंग जेन्युइन प्रोडक्ट्स को सस्ती चीजों से बदलकर उसे धोखा दे रहा होगा। अगले दिन यूई वापस ऑफिस में है। जैंग पास आता है और पूछता है कि क्या उसने डॉक्यूमेंट्स खत्म कर दिए। यूई जवाब देता है कि उसने कर दिए हैं और उन्हें इन्वेस्टर्स को भेज दिया है। अचानक जैंग चिल्लाता है कि ये टेरेबल न्यूज है।
वो अपोलोजाइज करता है, ये दावा करते हुए कि उसने गलती की है। वो सप्लायर लिस्ट अपडेट करना भूल गया और पुराने प्राइसिंग का इस्तेमाल किया। वो हर किसी को सुनाने के लिए चिल्लाता है कि अगर यूई ने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके भेजे तो कंपनी को लाखों का नुकसान होगा। कुछ अन्य एम्प्लॉयज भी शामिल होते हैं, ये कहते हुए कि इसका पूरी कंपनी पर असर पड़ेगा। शेनान आता है, पूछता है कि यूई ने इस बार क्या गलती की। हालांकि ऐसा लगता है कि शेनान की रात खराब गुजरी थी। वो दर्द में है, अपनी पीठ पकड़े हुए है। जैंग पूछता है कि क्या वो ठीक है। हमारा लड़का बस मुस्कुराता है, कहता है कि वो इस सारे हंगामे के बारे में क्यूरियस है। शेनान फिर कहता है कि यूई की गलती के कारण इस महीने कंपनी में किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा। बाकी एम्प्लॉयज नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि वे उस बोनस पर डिपेंड कर रहे थे। ब्लॉन्ड आदमी कहता है कि चूंकि यूई अब प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उसे सभी को यह समझाना होगा। यूई फिर खुलासा करता है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट सही कीमतों के साथ भेजे गए थे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। शेनान इस नो प्रॉब्लम दावे से कंफ्यूज दिखता है। यूई नंबर्स शेयर करता है, उन्हें देखने के लिए कहता है। जब जैंग चेक करता है तो वो कंफर्म करता है कि नंबर्स वास्तव में सही हैं। यूई फिर बताता है कि जैंग की गलती से लगभग सभी का बोनस चला गया था, इसलिए ये उचित है कि वो एक एक्सप्लेनेशन दे। शर्मिंदा होकर जैंग स्वीकार करता है कि उसने एक बड़ी गलती की, लेकिन ब्रदर ल्यू की वजह से कंपनी एक बड़े नुकसान से बच गई। शेनान बीच में आता है, कहता है कि हालांकि जैंग ने गलती की, कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। तभी यूई खड़ा होता है और कहता है कि मास्टर शेनान ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। वो शेनान के कंधे पर हाथ रखता है, उसे एक कुर्सी पर धकेलता है और उसे थोड़ी देर बैठने के लिए कहता है। यूई आगे कहता है कि वो इस बात को लेकर ज्यादा क्यूरियस है कि कंपनी का सारा पैसा शेनान के अकाउंट में क्यों है। एम्प्लॉयज चिल्लाते हैं, कहते हैं कि अब समझ में आया कि उनके बोनसेस क्यों गायब हो रहे थे। शेनान झूठ बोलने की कोशिश करता है, दावा करते हुए कि उसे नहीं पता कि पैसा कहां गया और अगर प्रेसिडेंट लिन नहीं होते तो वो इस कंपनी में इन्वेस्ट भी नहीं करता। लेकिन यूई बस उसे झूठ बोलना बंद करने के लिए कहता है। घिरा हुआ शेनान स्वीकार करता है कि उसे अब याद आया, ये जैंग था जिसने उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए थे क्योंकि उसे जरूरत थी। वो जोर देकर कहता है कि उन्हें बस जैंग से बात करने की जरूरत है ताकि पैसा वापस मिल सके। यूई टिप्पणी करता है कि अपने दोस्त शेनान को अपनी गलतियों का पछतावा करते और कावर्ड्स को उजागर करते देखना बहुत अच्छा है, लेकिन शेनान गुस्से से भरा हुआ बुदबुदाता है कि वो इस डैम्ड आदमी को मारना चाहता है। इस बीच एम्प्लॉयज अपने कीबोर्ड्स पकड़ लेते हैं। यूई उन्हें बताता है कि वे जानते हैं कि क्या करना है। स्वाभाविक रूप से मैनेजर को पीटा जाता है और हर कोई चिल्लाता है कि यही कारण है कि उन्हें हमेशा ओवरटाइम करना पड़ता है। हमारा लड़का फिर एम्प्रेस से एक मैसेज प्राप्त करता है जो हमेशा की तरह भूखी है। तभी उसे याद आता है कि आज लिन फैमिली बैंक्वेट है। सीन लिन फैमिली मैंशन में शिफ्ट होता है जहां लिन वे नाम का एक आदमी तैयार हो रहा है। वो वही भाई है जिसने पहले एम्प्रेस को मारने की कोशिश की थी। एक मेड उसके पास आती है, उसे सूचित करती है कि मेहमान आ गए हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट और एम्प्रेस दिखाई देते हैं। यूई टिप्पणी करता है कि जगह वास्तव में एक स्पेक्टाकल है। हालांकि वो इम्प्रेस नहीं लगती है और पूछती है कि क्या लिन फैमिली को ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। यूई कहता है कि उसे ये पार्टी बहुत लग्जूरियस लगती है, लेकिन वो पलटवार करती है कि उसे एक भी कोक का कैन नहीं दिख रहा है। तभी वे एम्प्रेस के पास आता है और कहता है कि उनकी ग्रैंडमदर को चिंता थी कि वो नहीं आएगी। वो उसे पूरी तरह इग्नोर करती है। कंफ्यूज होकर वे पूछता है कि वो क्यों नहीं बोल रही है और अपने भाई के प्रति इतना डिस्टेंट क्यों एक्ट कर रही है। यूई आगे आता है और बताता है कि कार एक्सीडेंट के बाद से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वे पूछता है कि वो कौन है। प्रोटैगनिस्ट खुद को प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। अचानक वे उसे एक ग्लास ऑफ वाइन ऑफर करता है और बताता है कि पैन इंडस्ट्रीज और फीचर इंडस्ट्रीज के हेड्स पास ही हैं। वो सजेस्ट करता है कि वो जाए और उनका एंटरटेनमेंट करे। इसके साथ ही वो चला जाता है। एम्प्रेस यूई से पूछती है कि वो आदमी कौन है। वो बताता है कि थ्योरी में उसे उसका भाई होना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह श्योर नहीं है। वो इतना जानता है कि ये आदमी 30 से कम का है और पहले से ही लिन फैमिली का हेड है। उसके पास जो कंपनी है वो फैमिली के होल्डिंग्स की सिर्फ एक ब्रांच है। एम्प्रेस कहती है कि जगह बोरिंग है और उसे ऐसा एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है। फिर वो वाइन के ग्लास को देखती है और टिप्पणी करती है कि कम से कम ये अच्छा दिख रहा है। यूई उसे रोकने से पहले वो सब पी जाती है। तुरंत वो पूछती है कि क्या वो अल्कोहल था और ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। यूई बताता है कि मॉडर्न डिस्टिलेशन टेक्निक्स में बहुत सुधार हुआ है, इसलिए अल्कोहल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो थोड़ी डिसहार्टन दिखती है, कोक की इच्छा करती है। यूई एक ब्लॉन्ड को एक ट्रे के साथ पास से गुजरते हुए देखता है और पूछता है कि क्या आसपास कोई कोक है। वो कहती है नहीं, क्योंकि हाई एंड वीआईपीज केवल इस तरह के कॉकटेल पीते हैं। दोनों हंसते हैं, सोच रहे हैं कि इस तरह के इवेंट में कौन सा बम्किन कोक चाहेगा। उनमें से एक कहता है कि ऐसा मत कहो, वो कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर वो इस इवेंट में भाग ले रहा है। लेकिन दूसरा जवाब देता है कि ये इम्पॉसिबल है और वो शायद सिर्फ एक बच्चा है जिसे मिस लिन साथ लाई है। आखिर उसने पहले ही र्यूमर सुनी है कि लिन म्योक से इस बैंक्वेट में पैन फैमिली के किसी व्यक्ति से शादी करने की उम्मीद है।
अब यूई समझता है कि एम्प्रेस को इसमें क्यों इनवाइट किया गया था। वो देखता है कि इस बीच उसे एक टेबल पर बुलाया गया है। पर्पल हेयर वाला एक आदमी कहता है कि एक महिला जितनी ऊंची चढ़ती है उसकी कीमत उतनी ही कम होती है। उसके सामने बैठा दूसरा आदमी कहता है कि ये कहना हाश है और सजेस्ट करता है कि वो इसके बजाय पी ले। लेकिन पर्पल हेयर वाला आदमी पूछता है कि क्या वो गलत है, ये कहते हुए कि एक महिला को ब्यूटीफुल रहने और एक अच्छा पति खोजने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा आदमी पूछता है कि क्या उसके दिमाग में कोई है। वो जवाब देता है कि अपने पिता की 12वीं पत्नी को अपने पैसे के साथ भागते देखने के बाद उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हालांकि वो बताता है कि उसके पिता अभी भी स्ट्रांग हैं, केवल 60 साल के हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हैं। वो एम्प्रेस से कहता है कि उसने हमेशा अपने पिता को सलाह दी है कि लो क्लास वुमेन इसके लायक नहीं हैं, लेकिन लिन फैमिली की तरह की कोई महिला जरूर किसी काम के लिए अच्छे खून की होनी चाहिए। वो उसके कंधे पर एक हैम रखता है और पूछता है कि वो उसके ऑफर के बारे में क्या सोचती है। इस बीच यूई चिंतित है क्योंकि वो जानता है कि इस इवेंट में हर कोई शहर में प्रभावशाली है, लेकिन लिन को गुस्सा देखकर वो डिसाइड करता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है। वो इडियट की बाह पकड़ता है और उसे घुमा देता है। आदमी घबराकर पूछता है कि क्या यूई जानता है कि वो कौन है और उसे जाने देने की मांग करता है। जब लिन सोचती है कि वो क्या कर रहा है तो यूई सभी को शॉक करने का मौका जब्त करता है। आदमी आजाद हो जाता है और पूछता है कि यूई कौन है और क्या वो पागल हो गया है। हमारा लड़का खुद को मिस लिन के असिस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो आदमी पर एक फेवर कर रहा है, लेकिन आदमी यूई की ओर इशारा करता है और कहता है कि अगर वो खुद को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता तो उसे गंभीर समस्याएं होंगी। यूई एक डॉक्टर होने की कहानी गढ़ता है और दावा करता है कि आदमी के रिस्ट नर्व्स डैमेज्ड थीं। आदमी इतना गलेबल नहीं है और पूछता है कि क्या वो ऐसे ही खेलने का प्लान बना रहा है। वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और उसे इसकी देखभाल करने के लिए कहता है। वो सभी को यह भी बताता है कि वे देखें कि पैन फैमिली से कोई छेड़छाड़ करता है तो क्या होता है। यूई उसे रुकने के लिए कहता है और पहले से ही उस पर हमला करने के लिए कहता है। बॉडीगार्ड उस पर चार्ज करता है, वादा करता है कि यूई जल्द ही अपने शब्दों पर पछताएगा, लेकिन यूई आसानी से पहले मुक्के से बचता है। वो टिप्पणी करता है कि आदमी के बॉक्सिंग स्किल्स परिष्कृत नहीं है, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। चेहरे पर एक मुक्का पड़ने से आदमी झुक जाता है। इस बीच पैन फैमिली का आदमी कहता है कि बॉडीगार्ड एक लेवल 3 कल्टीवेटर था। टेबल पर बैठे लोग बुदबुदाते हैं कि इतना स्ट्रांग कोई भी जैंग सिटी में कहीं भी स्टैंड आउट करेगा, तो ये लड़का आखिर कौन है। सभी के शॉक्ड होने पर यूई सिस्टम एक्टिवेट करता है और एक रिजुविनेशन मेडिसिन प्राप्त करता है। फिर लिन फैमिली का एक एल्डर आता है और यूई से पूछता है कि क्या हो रहा है। यूई बॉडीगार्ड फाइट के बारे में बताता है और एल्डर बुदबुदाता है कि मियोग जरूर पागल हो रही होगी। पैन फैमिली का आदमी पूछता है कि क्या वे अपने मेहमानों के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं। एल्डर विजिबली फ्लस्टर्ड अपोलोजाइज करता है और वादा करता है कि वे इसे हैंडल करेंगे, लेकिन पैन फैमिली का आदमी बस कहता है कि मैरिज के माध्यम से किसी भी अलायंस के बारे में भूल जाओ। अजीब तरह से एम्प्रेस यूई से कहती है कि उसे लगता है कि उसे इस सब से फायदा होगा। यूई स्टार्टल्ड होकर सोचता है कि क्या वो सिस्टम के बारे में जानती है। ऑकवर्ड महसूस करते हुए वो कहता है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उसे सेक्सिस्ट कमेंट्स पसंद नहीं हैं। लेकिन एम्प्रेस इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनती है और कहती है कि उसे यकीन है कि इसमें और भी बहुत कुछ है। अचानक एल्डर उसकी ओर इशारा करता है और एक एक्सप्लेनेशन की मांग करता है। उस पर परिवार का अनादर करने का आरोप लगाता है। वो दावा करता है कि उन्होंने कभी उसकी लोली ओरिजिन्स की परवाह नहीं की, उसे कठिनाई से पाला और उसे सब कुछ दिया, तो वो उन्हें ऐसे क्यों चुका रही है। लिन यूई की ओर मुड़ती है और पूछती है कि ये आदमी कौन है। यूई जवाब देता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है, वो शायद परिवार का कोई रैंडम एल्डर है। आदमी चिल्लाता रहता है, कहता है कि परिवार प्रोमिनेंट है लेकिन उसकी वजह से अपमानित हुआ है और उसे पैन फैमिली के यंग मास्टर से अपोलोजाइज करना बेहतर होगा। यूई उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो इसे हैंडल करेगा, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और अंकल से पूछती है कि क्या वे वाकई खुद को नोबल और एलिगेंट मानते हैं, क्योंकि उसके लिए वो केवल ऐसे लोग हैं जिनमें वर्च्यू नहीं है और वे केवल अपीयरेंसेस की परवाह करते हैं। उसने जो बातें सुनी थी उनसे उसने पहले ही पता लगा लिया था कि वे केवल सुपरफिशियल फेम की परवाह करते थे और किसी वास्तविक मूल्य का योगदान नहीं करते थे। वो अपनी टायरेड जारी रखती है, अंकल को स्पीचलेस छोड़ देती है, लेकिन वो पूछती है कि क्या उसने कुछ अनट्रू कहा है। वो आगे कहती है कि अगर वे उसके अपोलोजाइज करने का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें उस रिक्वेस्ट को उसकी कॉफिन के लिए बचाना चाहिए। अपमान इतना बड़ा है कि पुअर आदमी गिर जाता है, उसका सर फर्श पर टकराता है। अंकल उठता है और कहता है कि वो जरूर पागल हो रही होगी ऐसी बातें कहते हुए, लेकिन वो बस कहती है कि अगर वे उसे माफ करेंगे तो वो जा रही है। हालांकि अंकल चेतावनी देता है कि उसे जो कुछ भी दिया गया है उससे छीन लिया जाएगा और उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा।
तभी पास का एक और आदमी बीच में आता है, उन्हें रोकने के लिए कहता है। वो खुद को यूई से इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है कि क्या वो उसे बेहतर तरीके से जान सकता है। यूई के पास आते हुए वो कहता है कि उसके पास रिमार्केबल स्किल्स हैं और वो जानना चाहता है कि उसका मास्टर कौन है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि मार्शल वर्ल्ड जटिल और विविध है और उसके जीवन के डिटेल्स में जाना उचित नहीं है। लेकिन तभी वाई बीच में आता है और मेहमानों से कहता है कि उनके जैसे मार्शल ग्रुप का समर्थन मिलना उत्कृष्ट होगा। वो यूई से खुद को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, जो केवल कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता है, बस ये है कि टेक्निकली उसका कभी कोई फॉर्मल मास्टर रहा नहीं है। वो सबसे अच्छा कह सकता है कि उसे कुछ नोटेबल फिगर से कुछ गाइडेंस मिलती है। लिन वे सभी को शांत करता है, कहता है कि आज बिजनेस पर चर्चा करने का समय नहीं है। वो सिर्फ लिन मियोक के साथ यूई के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहता है। वो बताता है कि अब तक उसने उसे केवल एक और व्यक्ति के साथ देखा है, लेकिन उसके साथ ऐसे टैलेंटेड यंग मैन को देखकर उसे अपने भाई के रूप में आश्वस्त किया है। पास के पुरुष लिन वे का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि पहले वो उसे किसी से भी शादी करने के लिए तैयार था ताकि अलायंसेस बना सके। एम्प्रेस कहती है कि वो इस सारी बकवास से थक गई है और ये जाने का समय है। वे बाहर निकलते हैं जब तक वे उन्हें अलविदा कहता है कि वो अब और हस्तक्षेप नहीं करेगा। अचानक एक वेट्रेस पास आती है, कहती है कि किसी का फोन बज रहा है, लेकिन मियोक किच देखती है, वेट्रेस की ओर इशारा करती है और उसे पास आने को कहती है। वो उसे कोक के 5 केसेस खरीदने का आदेश देती है, न केवल उसके घर के लिए बल्कि लिन फैमिली के सभी रेजिडेंसेस के लिए। उसका भाई कंफ्यूज दिखता है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर रही है। मियोक उसे वेट्रेस से पूछने के लिए कहती है कि वो मेहमानों के बारे में क्यों फुसफुसा रही थी। यूई को याद आता है कि ये वही वेट्रेस थी जिसने पहले उसे पुअर कहा था। अपनी बहन का फेवर खोने से बचने के लिए वे तुरंत वेट्रेस को सभी कोक लाने का आदेश देता है, भले ही उसे पैदल जाना पड़े। बाद में वे एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर हैं और यूई टिप्पणी करता है कि लेट नाइट स्नैक जैसा कुछ भी नहीं है। अपनी कोक पकड़े हुए मियोक कहती है कि अगर ये ठंडा होता तो और भी बेहतर होता। यूई उसे एक बियर ऑफर करता है, कहता है कि ये यहाँ के खाने के साथ परफेक्टली पेयर करता है। वो पूछती है कि ये क्या है और वो बताता है कि ये एक अल्कोहलिक बेवरेज है जिसमें अलग अलग फ्लेवर होते हैं। वो इसे ट्राई करती है और कहती है कि ये उसके समय के ड्रिंक से काफी अलग है, फिर भी किसी तरह कोक जैसा ही है। हालांकि वो स्पष्ट करती है कि वो इसके लिए कभी कोक का ट्रेड नहीं करेगी। प्रोटैगनिस्ट ये सोचना शुरू करता है कि एक ही कैन से पीना एक इनडायरेक्ट केस होगा और भाग जाता है, कहता है कि वो एक नई स्ट्रॉ लाएगा। इस बीच वो पास में 2 पुरुषों को एक युवा महिला को धमकी देते हुए देखती है। वे उसे बताते हैं कि वो शायद नहीं चाहती कि उसका बॉयफ्रेंड इसके बारे में जाने। उसके परिवार पर बहुत पैसा बकाया है, लेकिन अगर वो उनके साथ आती है तो डेट्स जल्दी क्लियर हो सकती हैं। एम्प्रेस चुपचाप देखती है। महिला प्रोटेस्ट करती है, कहती है कि वो नहीं चाहती। एक आदमी उसे चेतावनी देता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरा आदमी उसे धकेलना शुरू करता है, कहता है कि वो जल्दी करेगा जब तक कि उसके मुंह पर एक बोतल नहीं टूट जाती। वो जमीन पर गिर जाता है और पूछता है कि वो कौन था। ये एम्प्रेस थी जो पूछती है कि क्या वो ड्रिंक के मूड में नहीं था। आदमी पास आते हैं, कहते हैं कि रेच काफी बोल्ड है, लेकिन उसे खाते हुए देखकर उनमें से एक टिप्पणी करता है कि उसके साथ पीना वास्तव में अच्छा समय होगा। 10 सेकंड बाद वो डेस्परेशन में भाग रहा है, मदद के लिए चिल्ला रहा है। सभी को पीटा गया है और पुअर लड़का रो रहा है कि महिला एक मॉन्स्टर है, लेकिन वो उस पर कदम रखती है और पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। वो कहती है कि वो केवल उसके सभी मेरिडियंस को दबाने और उसकी एनर्जी को निकालने वाली थी, या शायद उसके शरीर को इंटरनल एनर्जी जमा करने के लिए मजबूर करने वाली थी जब तक वो एक्सप्लोड न हो जाए। पुअर आदमी रो रहा है, कह रहा है कि वो बस उससे भागना चाहता है। यूई पास आता है और पूछता है कि उन्होंने उसे प्रोवोक करने के लिए क्या किया। वो जवाब देती है कि ये कुछ गंभीर नहीं था, वो बस उसे एक सबक सिखाना चाहती थी। इस बीच स्कूल रूल उन्हें लोन शार्क से बचाने के लिए धन्यवाद देता है। वो यूई को बताती है कि जब उसका दोस्त बीच में आया तो उसे धमकी दी जा रही थी। शॉप ओनर बीच में आता है, जानना चाहता है कि डैमेजेस का भुगतान कौन करेगा। अचानक पुलिस आती है। जैसे ही वे पुरुषों को गिरफ्तार करना शुरू करते हैं, वे महिला पर सभी की हड्डियां तोड़ने का आरोप लगाते हैं। यूई जानता है कि इससे समस्याएं हो सकती हैं और लड़की से पूछता है कि क्या वो जो उसने अभी उसे बताया था उसकी गवाही दे सकती है, लेकिन वो भाग जाती है, कहती है कि अगर वो ऐसा करती है तो उसके परिवार को परेशानी होगी। एम्प्रेस कहती है कि कोई समस्या नहीं है। यूई पलटवार करता है कि उसके लिए ये कहना आसान है, लेकिन यहाँ बाकी सभी दावा करेंगे कि वो दोषी है। जैसे ही पुलिस पास आती है, वो बताती है कि ऐसी
ऐसी सिचुएशंस में उन्हें बस सच बताना होता है, लेकिन यूई उसकी बाह पकड़ता है, कहता है कि इस बार ये काम नहीं करेगा और भाग जाता है, चिल्लाते हुए कि अगर वो रुकते हैं तो उन्हें बड़ी परेशानी होगी। इस बीच पुअर शॉपकीपर किसी के भुगतान का इंतजार करता रहता है। बाद में एक ब्रिज पर आराम करते हुए यूई टिप्पणी करता है कि ये अच्छा है कि उसने उन टेक्निक्स का अभ्यास किया, अन्यथा वो इतनी दूरी तक दौड़ नहीं पाता। उसे यकीन है कि वो इस कहानी में विलेन नहीं थी, लेकिन सोचता है कि उसे ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। फिर हम एम्प्रेस के पास्ट की एक झलक देखते हैं। यूई बताता है कि उसकी दुनिया में फॉल्स एक्यूजेशंस का इस्तेमाल अक्सर लोगों को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। र्यूमर्स हमेशा सच और झूठ का मिश्रण होते हैं। क्योंकि उसे खुद को एक्सप्लेन करना पसंद नहीं है और उसे दुनिया के बारे में कुछ इग्नोरेंस है, इसलिए वो हमेशा परेशानी में पड़ जाएगी। जिस दर पर चीजें चल रही हैं और जिन समस्याओं का वो कारण बन रही है, वो इस दुनिया की विलेन बन जाएगी। वो बस जवाब देती है कि उसे परवाह नहीं है और उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। यूई घोषणा करता है कि अब से वो उसके हर शब्द और एक्शन पर नजर रखेगा। यदि आवश्यक हो तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसे कोई समस्या ना हो। अचानक एम्प्रेस यूई पर कूद जाती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ उस दुनिया में जाना चाहता है जहां से वो आई थी। ब्लश करते हुए यूई पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो पास आती है, उसका चेहरा पकड़ती है और बताती है कि ट्रू एम्प्रेस का नाम किंगमिंग है। अगले सीन में वे यूई के घर में प्रवेश कर रहे हैं। वो काउच पर कुछ ब्लॉन्ड देखता है और सोचता है कि वो कौन है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है वो स्टार्टल्ड हो जाता है कि उसके दोस्त ने सोफा पर एक इन्फ्लेटेबल डॉल छोड़ दी थी। वो उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है जब तक वो जगह को साफ करता है। बाद में वो बैठ जाती है और वो उसे किंगमिंग कहने के बारे में पूछता है। एम्प्रेस बताती है कि उसके शरीर के अंदर एक और आत्मा है जो उससे जुड़ी हुई है। तो लिन मेयो के शरीर में एम्प्रेस की आत्मा है, लेकिन एम्प्रेस की आत्मा भी किसी और से जुड़ी हुई है। जाहिर है इस समय उस जुड़ी हुई आत्मा ने किंगमिंग की जगह ले ली है। वो बताती है कि लिन ने अल्कोहल पिया था, इसलिए जुड़ी हुई आत्मा कंट्रोल कर सकती थी। वो उसका चेहरा पकड़ती है और कहती है कि अगर वो किंगमिंग की मदद कर सकता है तो वो हमेशा के लिए उसका कृतज्ञ रहेगा। वो उसे अपना सारा नॉलेज देने का ऑफर करती है। एम्प्रेस नाम की नेटिव विच के विपरीत वो इमेंस नॉलेज का दावा करती है। यूई अभी भी कंफ्यूज है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये लूनेटिक कहाँ जा रही है। वो पूछता है कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। वो कहती है कि उसे अपने कंधे पर इस सील को हटाने में मदद की जरूरत है। उसकी बाह पकड़कर वो उसे बताती है कि वो उसे हटाने की टेक्निक सिखाएगी या कम से कम इसके इफेक्ट्स को कम करेगी। हमारा लड़का कहता है कि ठीक है, वो मदद करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे किसी भी तरह से उसे वापस भुगतान करने की चिंता करने की जरूरत है। वो पूछता है कि क्या उसे बस सील पर एनर्जी से प्रहार करना है और वो हाँ कहती है। इसके बजाय वो उसे मारता है ये देखने के लिए कि क्या वो बेहोश हो जाएगी। खुद से बुड़बड़ाता है कि ये बॉडी स्वैपिंग बिजनेस हाथ से निकल रहा है। सीन लिन फैमिली के एक घर के दरवाजे पर दस्तक देने में शिफ्ट होता है। पर्पल हेयर वाली एक महिला जवाब देती है, कहती है कि उन्हें मैसेज मिल गया होगा कि मास्टर आज रात नहीं आएंगे। लिन वे उसे रीअश्योर करता है कि वे उसका ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये बताते हुए मास्टर वांग शहर में आ गए हैं और उन्होंने एक बैंक्वेट तैयार किया है। हालांकि वे देखते हैं कि एक और एल्डर नहीं आया और चिंतित हो गए कि उसे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। महिला कहती है कि मास्टर ठीक है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। लिन वे को फ्रस्ट्रेट छोड़ देती है क्योंकि वो बस एक मैसेज देना चाहता था। ग्रुप बुड़बड़ाता है कि बूढ़ा आदमी वाकई उनके जीवन को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। लिन वे उन्हें शांत रहने की सलाह देता है, उन्हें याद दिलाता है कि शहर में कोई मास्टर वांग का विरोध नहीं कर सकता। वो चला जाता है, उन्हें वांग फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप को नुकसान न पहुंचाने का आग्रह करता है। महिला घर में फिर से प्रवेश करती है और मास्टर को बताती है कि उसने विजिटर्स को भेज दिया। वो उसे धन्यवाद कहता है कि वो उनसे मिल सकता था, लेकिन अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ समय बिताना पसंद करता था। वो ग्रैंड डॉटर शाओतू पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक युवा लड़के से हारने के बारे में बात कर रही थी जिसने उससे बहुत कम अभ्यास किया था। वो अपोलोजाइज करती है, लेकिन जोर देकर कहती है कि यूई इम्प्रेसिव है और उसके ग्रैंडफादर लड़के से मिलने पर समझेंगे। यूई के घर पर वापस एम्प्रेस टिप्पणी करती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा दिन होगा। यूई कहता है कि ये मॉडर्न अल्कोहल की वजह से है। वो अपने माथे पर एक ब्रूज देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। वो सवाल से बचता है, कहता है कि उसने गलती से कहीं अपना सिर मार लिया होगा। वो उसे कुछ पीने के लिए देता है, मजाक करते हुए कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी टॉलरेंस इतनी कम होगी। वो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इस मॉर्टल बॉडी में कुछ ही चीजों का अनुभव किया है। जैसे ही वो पीने जाती है, यूई 2 पर्सनालिटीज और किंग यिंग नाम के व्यक्ति के बारे में पूछता है। एम्प्रेस ड्रिंक को थूक देती है और पूछती है कि क्या वो वास्तव में किंग यिंग से मिला था। यूई हाँ कहता है और बताता है कि महिला ने खुद को उसके शरीर में फंसी एक आत्मा के रूप में इंट्रोड्यूस किया था जो भागने में मदद मांग रही थी। एम्प्रेस पुष्टि करती है कि ये सच है। किंग यिंग एक आत्मा है जिसे उसने एक आर्टिफैक्ट में कैद किया था ताकि उसे मजबूत करती रहे।
यूई पूछता है कि क्या वो गंभीर है और सोचता है कि कोई व्यक्ति किसी और की आत्मा कैसे चुराता है। एम्प्रेस बताती है कि इसमें व्यक्ति की त्वचा को जीवित रहते हुए छीलना, स्पाइनल फ्लूइड निकालना और आत्मा को शरीर से अलग करने और उसे एक आर्टिफैक्ट में सील करने के लिए अंतहीन टॉर्चर का उपयोग करना शामिल है। फिर वो यूई से पूछती है कि क्या उसे गलत व्यक्ति को बचाने का पछतावा है। वो रिलैक्स होता है और नहीं कहता है उसने सही चुनाव किया। कम से कम उसकी मदद करके उसे पता है कि वो क्या चाहती है, लेकिन किंग यिंग के साथ उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसके इरादे क्या हैं। एम्प्रेस कहती है कि उसने एक वाइज डिसीजन लिया, क्योंकि अगर किंग यिंग जागृत हो जाती तो वो उसे मार देती। यूई सोचता है कि वो क्या बात कर रही है और उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो उसे धोखा दे रही है। अब वो अपने कंधे में दर्द की शिकायत करती है और यूई, हमेशा ऑपर्चुनिस्ट, उसे मैसेज देने का ऑफर करता है। लेकिन तभी उसका दोस्त वू अंदर आता है, दोनों को देखता है और यूई पर काम करने का झूठ बोलने का आरोप लगाता है जब वो स्पष्ट रूप से घर पर है। वो देखता है कि यूई एम्प्रेस को लाया है और तुरंत कहता है कि वो चला जाएगा ताकि उन्हें जगह मिल सके। हालांकि वो जाने से पहले यूई को पकड़ता है, पूछता है कि क्या वो काउच पर डॉल के सामने अडल्ट चीजें कर रहा है। यूई उसे धक्का देता है, उसे इन्फ्लेटेबल डॉल को ऐसे ही छोड़ना बंद करने के लिए कहता है। इस बीच एम्प्रेस चुपचाप वू द्वारा लाया गया खाना खा रही है। वो पूछता है कि क्या वो वास्तव में यूई की बॉस है। जब यूई इसकी पुष्टि करता है तो वो उत्साहपूर्वक उसे चीजें ऑफर करना शुरू कर देता है। वो एक ड्रॉर में रमिज करता है और उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है। एक सस्पिशियस बैग निकालते हुए वो कहता है कि इसमें कुछ स्वीट्स हैं जो उसने 3 दिन पहले खरीदे थे और उन्हें उसे देना चाहता है। यूई पूछता है कि वो ने स्वीट्स को गंदे सॉक के अंदर क्यों छुपाया। एम्प्रेस उन्हें बहस करते हुए देखती है, कहती है कि ये अजीब तरह से फेमिलियर लगता है। बाद में वो यूई के सामने घुटनों के बल बैठा है, कह रहा है कि वो कल एक फेमस सेलिब्रिटी का शो अटेंड करना चाहता है। समस्या ये थी कि टिकट्स बिक चुके थे, लेकिन वो जानता था कि वो लिन कॉर्पोरेशन के लिए काम करती थी। यूई उसे इन इंटरनेट सेलिब्रिटीज के पीछे भागना बंद करने के लिए कहता है, उसे याद दिलाता है कि पिछली बार उसने अपना क्रेडिट कार्ड कैसे मैक्स आउट किया था। लेकिन वो जवाब देता है कि यूई कभी नहीं समझेगा कि ट्रू लव क्या है। वो दावा करता है कि वो उससे बिना किसी उम्मीद के समर्थन करता है। यूई केवल जवाब देता है कि वो अपने दोस्त को अच्छी तरह जानता है। वो फिर आर्टिस्ट की एक तस्वीर दिखाता है और चिंता न करने का वादा करता है। वो सुनिश्चित करेगा कि वो को टिकट मिले। कुछ समय बाद एम्प्रेस कुछ टैलिस्मन्स लिख रही है। वो पूछता है कि क्या वो पागल है और यूई कैजुअली बताता है कि वो लांगू माउंटेन्स गई थी और उसे ये करना पसंद है। मियो उसे एक देता है और उसे उसमें ट्रू एनर्जी इंजेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन यूई कॉशियस होने के कारण पहले जानना चाहता है कि ये क्या करता है। वो बताती है कि ये कुछ सिंपल है जो उसे ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करने में मदद करेगा। चूंकि वो एडवांस करने वाला है, ये बहुत उपयोगी हो सकता है। वो पूछता है कि क्या हेवेंस उसे इसका उपयोग करने के लिए पनिश करेंगे और वो जवाब देती है कि वो उस तरह का ध्यान आकर्षित करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो खड़ी होती है और कहती है कि वो भी कल्टीवेट करेगी क्योंकि वो समय बर्बाद नहीं कर सकती। यूई सोचता है कि ये उसके दोस्त के साथ इंटरनेट सेलिब्रिटी को देखने का परफेक्ट मौका है। अगले दिन इवेंट हो रहा है। डोंग फ्रॉम वर्क, जो ऑब्वियस स्केपगोट था, उसने यूई के लिए टिकट्स प्राप्त किए थे। वो उन्हें सौंपता है और चला जाता है। यूई को फन करने के लिए कहता है। वो उसे धन्यवाद देता है, उसे एक ट्रू ब्रदर कहता है। वेन्यू पर यूई पूछता है कि इवेंट किस बारे में है। वो बताता है कि ये एक दिन के लिए अर्बन हार्मिंग को प्रमोट करने के लिए है, लेकिन वो जल्दी से जोड़ता है कि एक्चुअल इवेंट मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो स्टेज पर है। सेलिब्रिटी सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देती है। यूई वू से पूछता है कि क्या वो क्यूटेस्ट चीज नहीं है जिसे उसने कभी देखा है। यूई सहमत है, लेकिन जोड़ता है कि एक महिला को केवल अपनी लुक्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लड़की ये सुनती है और खुश नहीं लगती। फिर एक और आदमी स्टेज पर आता है और वो कहता है कि उन्हें सभी वेंडर्स का समर्थन करना चाहिए और एक बेहतर शहर का निर्माण करना चाहिए। वो अपनी सैंडल उतारती है और आदमी के पास जाती है जैसे कि कुछ सिनिस्टर प्लान कर रही हो। कहती है कि जो लोग सलाह नहीं सुनते हैं वे पनिशमेंट के लायक हैं। वो स्वाभाविक रूप से चिल्लाना शुरू कर देता है कि वो भी पनिशमेंट होना चाहता है। जमीन पर आदमी खुद का आनंद ले रहा है और यूई टिप्पणी करता है कि इसमें कुछ अजीब है। अचानक आदमी उसके पैर को काटता है और लड़की पूछती है कि क्या वो एक्टर नहीं है। यूई वू को आगे धक्का देता है, कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। आदमी उसके पैर को खाना जारी रखता है जब तक वो उसमें टकरा नहीं जाता। उसे पीछे हटने के लिए कहता है। दोनों आदमी एक सेकंड के लिए एक दूसरे को घूरते हैं, इससे पहले कि दोनों के चेहरे पर मुक्का मारा जाए। भीड़ा आगे बढ़ती है चिल्लाते हुए कि यान यान को मत छुओ, लेकिन यान यान सभी को इग्नोर करती है और यूई के पास आती है। समय पर मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देती है।
भावुक होकर वो कहती है कि अगर वो नहीं होता तो उसे नहीं पता कि क्या होता। वो पहले से ही स्मिटन बुड़बुड़ाता है कि उसका चार्म रेजिस्ट करना मुश्किल है। हालांकि पास के लोग देखते हैं कि कोई और उसका हाथ पकड़े हुए हैं और आगे बढ़ते हैं यूई को जाने देने के लिए कहते हैं। यूई समझाने की कोशिश करता है कि कुछ गलत है, लेकिन वो भी उसे जाने नहीं पा रहा है। यान यान पूछती है कि क्या वो उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि यूई सोचता है कि वो उसके साथ क्यों छेड़खानी कर रही है। वो अंततः उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है कि उसे यकीन है कि वो इसे हैंडल कर सकता है, लेकिन यूई इस पागलपन में शामिल नहीं होना चाहता और भाग जाता है। बाद में वो एक एली में है, इन लूनेटिक्स से भागकर थक गया है। तभी एक सूट में एक आदमी दिखाई देता है, कहता है कि उसने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है। यूई आदमी से रीजनेबल होने को कहता है, ये बताते हुए कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। ये यान यान है जो क्रेजी है, लेकिन इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, आदमी अगले लगभग उसकी गर्दन काट देता है। यूई पूछता है कि वो कौन है, लेकिन आदमी इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि यूई ने हमले से कैसे बचा। हाँ, अब उसे यकीन है कि यूई बूढ़े आदमी के बेटे की मौत में शामिल है। यूई को एहसास होता है कि आदमी में वही एनर्जी है जिसने उसे पहले हमला किया था। वो आदमी पर चार्ज करता है, उसके पीछे जाने के लिए इंस्टेंट स्टेप का उपयोग करता है और एक मुक्का मारता है जो उसे दीवार में भेज देता है। यूई पास आता है, एक हाथ अपनी पॉकेट में, और कहता है कि उसने उसे कुछ इंटैक्ट रिब्स के साथ छोड़ दिया क्योंकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। अचानक यूई लगभग एक ब्लैक ऑर्ब से टकरा जाता है और पीछे फेंक दिया जाता है। एक बॉल्ड आदमी दिखाई देता है और पूछता है कि यूई इतना तेज क्यों है। दो और उसके पीछे दिखाई देते हैं, कहते हैं कि उन्हें एक साथ खत्म करना और बाद में रिवॉर्ड बांटना बेहतर है। यूई श्योर नहीं है कि वो एक साथ 3 विरोधियों को हैंडल कर सकता है। तभी वू आता है, कहता है कि उसने उसे आखिरकार ढूंढ लिया है और यान यान पर फेंकने के लिए उसे धन्यवाद देता है। लेकिन फिर वो देखता है कि सभी आदमी उन्हें घेरे हुए हैं और पूछता है कि क्या वो गलत समय पर आया। बॉल्ड आदमी जवाब देता है, नहीं, तुम सही समय पर आए। वो लगभग क्रश हो जाता है, मदद के लिए चिल्लाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। यूई बॉल्ड आदमी पर एक हिट लगाता है, लेकिन जानता है कि चीजें अब कठिन हो गई हैं क्योंकि उसे अब किसी और की रक्षा करनी है। वो वू को उसकी ओर दौड़ने के लिए कहता है, लेकिन 2 और आदमी दिखाई देते हैं, घोषणा करते हैं कि कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अचानक हवा में धुएं का बादल भर जाता है। कंफ्यूजन में पुरुषों में से एक गलती से अपने सहयोगी से मिल जाता है। वो अपोलोजाइज करता है और दूसरा उसे सावधान रहने के लिए कहता है। चारों ओर देखते हुए वे यूई और वू को नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वे कहां गए। यान यान अचानक दिखाई देती है और यूई को बचाती है। थोड़ी देर बाद वे सभी एग्जॉस्टेड हैं और यान यान कहती है कि ये जगह सुरक्षित है। वो बताती है कि वे आदमी मार्शल लीजन से हैं, लेकिन यहाँ उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो जमीन पर पसरा हुआ है, बुदबुदाता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे उसकी गॉडेस ने बचाया है। यू भी खुद को यान यान से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो उसका ऋणी है, लेकिन वो बस उससे पूछती है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए क्योंकि वो प्रतिष्ठा हासिल नहीं करना चाहती। वो अब स्मिटन सोचता है कि उसने कभी कैसे सोचा कि वो एक डीमन हो सकती है। अचानक यान यान अपना भाव बदलती है और पूछती है कि क्या वो इसे सुन सकता है। यूई पूछता है, क्या सुनूं? वो कहती है, जाहिर है ये तुम्हारे दिल की धड़कन की आवाज है। वो बताती है कि यूई को अभी एक प्यारी विनम्र लड़की ने बचाया था जिसका दिल अच्छा है और जो बदले में कुछ नहीं मांगती। निश्चित रूप से तुम सोच रहे होगे कि वो भविष्य की पत्नी के रूप में परफेक्ट है, इसीलिए तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है। तभी यूई को एहसास होता है कि ये लड़की इंसेन है। बाद में पार्क में यूई पूछता है कि अगर वो इतनी स्किल्ड है तो उसने स्टेज पर आदमी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ा। वो बताती है कि ये कंपनी पॉलिसी है, उसे वल्नरेबल और वीक दिखना होता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हर कोई उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। यूई खुद से सोचता है कि उसका पुअर दोस्त हमेशा धोखा खा रहा है। वो इसे ब्रश ऑफ करता है और मार्शल आर्टिस्ट लीजन के बारे में पूछता है। यान यान हैरान है कि वो नहीं जानता और बताती है कि ये असासिन्स का एक ग्रुप है जो स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट्स का उपयोग करते हैं। वे एक वेल नोन अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर वो ज्यादा जानना चाहता है तो उसे उसके और इवेंट्स में भाग लेना होगा। वो ऐसा करने पर उसे डिस्काउंट ऑफर करती है। शिगेन कहती है कि अगर वो जल्दी डिसाइड करता है तो वो उसे 20% ऑफ देगी। बहुत देर हो चुकी है, यूई पहले ही शहर में वापस आ चुका है, ये महसूस करते हुए कि उसे इस स्ट्रेंज लीजन के धारण मजबूत होने की जरूरत है। उसे मियो के द्वारा एक स्पिरिचुअल जेड का उल्लेख याद आता है और वो उसे बुलाने का डिसाइड करता है। वो उसे एक जेड शॉप में जाने, पत्थरों में एनर्जी इंजेक्ट करने के लिए कहती है और वो जान जाएगी कि कौन सा स्पिरिचुअल है। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, वो कहती है कि उसे अपने अभ्यास पर वापस जाना है और फोन काट देती है।
यूई को याद आता है कि उसने एली में उन लोगों को शॉकिंग करने के लिए एक रिवॉर्ड अर्जित किया था। ये एक पेनिट्रेशन टेक्निक लगती है, हालांकि उसे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। इसे टेस्ट करने के लिए वो इसका उपयोग करता है और एक महिला को देखता है, ये महसूस करते हुए कि ये एक विजुअल पेनिट्रेशन टेक्निक है जो उसे उसका स्केलेटन देखने देती है। हाँ, इम्प्रेस्ड। वो शिकायत करता है कि सिस्टम उसे एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर में बदलना चाहता है। बाद में सीन एक एंटीक मार्केट में शिफ्ट होता है। कुछ आदमी देखते हैं कि यूई जेड पीसेस में एनर्जी इंजेक्ट करता है, उन्हें प्रक्रिया में प्योरीफाई करता है। शॉपकीपर पूछता है कि क्या उसे किसी तरह का जेड फेटिश है, क्योंकि वो उन पर ड्रूलिंग कर रहा है। यूई प्राइस के बारे में पूछता है। शॉपकीपर उसकी क्वालिटी के लिए उसकी आंख की प्रशंसा करता है और कहता है कि जेड का वो टुकड़ा 2 मिलियन का है। ऑकवर्डली यूई जवाब देता है कि जेड अभी भी इम्प्योरिटीज से भरा हुआ है, इसीलिए वो अन्य जगहों पर देखेगा। जैसे ही वो निकलता है, वो बुदबुदाता है कि आदमी ग्राहकों को एक बैंक से ज्यादा लूटता है। अचानक शाओटू यूई को देखती है और पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है। वो बताता है कि वो एक जेड एम्यूलेट की तलाश कर रहा है और वो कहती है कि ये एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि वे भी कर रहे हैं। वो उसे अपने ग्रैंडफादर से इंट्रोड्यूस करती है, कहती है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में उसने दूसरे दिन बात की थी। यूई बूढ़े आदमी को ग्रीट करता है जो खुद को वैंग के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वैंग बताता है कि उसने शाओटू से सुना था कि यूई कितना स्ट्रांग है और उसने उसे एक फाइट में हराया। इस कारण से वो यूई को एक ड्यूअल के लिए इनवाइट करना चाहेगा। हालांकि यूई तुरंत मना करना चाहता है, कहता है कि बूढ़ा आदमी अतिशयोक्ति कर रहा है। वैंग अपोलोजाइज करता है, कहता है कि उसे जिज्ञासा हुई और उसने अप्रत्याशित रूप से एक्ट किया। शाओटू उन्हें बताती है कि वे जा रहे हैं और कहती है कि जब उन्हें मौका मिलेगा तब वे खेल सकते हैं। जैसे ही यूई बूढ़े आदमी को दूर जाते हुए देखता है, वैंग अचानक उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूई तैयार है। यूई पूछता है कि क्या वैंग ऐसी डर्टी ट्रिक्स का उपयोग करने के लिए बहुत बूढ़ा नहीं है, जबकि शाओटू अलार्म्ड दिखती है, पूछती है कि उसके ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं। वैंग अपनी शर्ट फाड़ता है क्योंकि उसकी मसल सूज जाती है, कहता है कि वो किसी को भी अपनी ग्रैंड डॉटर की एडमिरेशन चोरी नहीं करने देगा। वो यूई को तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि आज वो विजडम की स्ट्रेंथ का अनुभव करेगा। वे संक्षिप्त रूप से तैयारी करते हैं, इससे पहले कि वैंग यूई पर मुक्कों की बौछार करता है। शाओटू अपने ग्रैंडफादर से शांत होने की विनती करती है, कहती है कि ये इतना गंभीर नहीं है, लेकिन यूई जवाब देता है कि अब उसे अपनी डिग्निटी के लिए लड़ना होगा। वैंग यूई के स्किल्स की प्रशंसा करता है, लेकिन कहता है कि वो अभी शाओटू की एडमिरेशन के लायक होने से बहुत दूर है। शाओटू भाग जाती है, कहती है कि उसे इसे रोकने के लिए सिस्टर लिंक को ढूंढना होगा। वैंग यूई पर कूदता है, एक फ्लेमिंग पंच एक्टिवेट करता है। यूई उसे ब्लॉक करने में सफल रहता है, लेकिन काउंटर अटैक के लिए एक ओपनिंग ढूंढने में संघर्ष करता है। फिर उसे पेनिट्रेशन टेक्निक याद आती है। जैसे ही वैंग पास आता है, पूछता है कि क्या यूई नहीं टिक सकता। यूई पेनिट्रेशन टेक्निक को सेलेस्टियल फिस्ट के साथ जोड़ता है और वैंग के वीक स्पॉट पर सीधा एक मुक्का मारता है। टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूई की उम्मीद से बेहतर काम करता है और सिस्टम उसे बधाई देता है, पेनिट्रेशन फिस्ट को अनलॉक करता है। यूई वैंग पर चार्ज करता है, कहता है कि ये काउंटर अटैक का समय है। वैंग मुस्कुराता है, कहता है कि वे इसे एक पंच से सेटल करेंगे। यूई देखता है कि वैंग का वीक स्पॉट उसके कंधे पर है, लेकिन दुर्भाग्य से वैंग डॉज करता है। वैंग उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। वैंग यूई के पेट पर एक सॉलिड हिट लगाता है, जिससे वो खून खांसता है और गिर जाता है। वैंग अपने हाथों से धूल झाड़ता है, कहता है कि यूई को और अभ्यास की जरूरत है। समय बीतता है और यूई जागता है, सोचता है कि क्या हुआ। अचानक पेक्यूलियर क्लोथिंग में एक आकृति पास आती है। ये एम्प्रेस है। वो टिप्पणी करती है कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसे शहरों पर सोना पसंद है। यूई एम्बैरेस्ड उठता है और पूछता है कि वो वहां क्यों है। वो बताती है कि उसने फर्नेस में कुछ परिष्कृत होने के बारे में सुना था और इसे चेक करना चाहती थी। वो डर के साथ यूई के पास झुकती है और उसकी शर्ट के बटन खोलना शुरू करती है। वो कहती है कि वो बस इंटरनल इंजरीज की जांच कर रही है और निष्कर्ष निकालती है कि वो ठीक है। खड़ी होकर वो उसे ये सबक सीखने की सलाह देती है कि हर दुश्मन को नहीं हराया जा सकता, इसीलिए उसे अपनी लड़ाई ज्यादा बुद्धिमानी से चुननी चाहिए। यूई समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि बूढ़े आदमी ने पहले उस पर हमला किया था। उसे याद आता है कि उसने फाइट के दौरान वैंग के कंधे पर एक चोट देखी थी और उसे निशाना बनाने के बारे में सोचा था। हालांकि उसने जानबूझकर मुकने का डिसाइड किया, क्योंकि बूढ़े आदमी को ज्यादा गंभीर रूप से घायल करने से उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो सकती है। वो देखता है कि वो उसके बारे में थोड़ी चिंतित लगती है और पूछता है कि क्या उसे अपना डिसाइपल खोने का डर है। वो उसे अपने गंदे हाथों से उसे छूने नहीं कहती है।